second guest faculty is CA Kavita Dhingra ji. I welcome CA Kavita Dhingra ji as well. She is our associate member of institute and delivering lectures on GST through her YouTube portal also. So welcome, ma'am. Namaskar, ma'am. Firstly, I will request CA Abhishek Janji to proceed today's lecture first. Then we will continue with the second lecture after your session. Thank you. Thanks a lot, Ashok bhai. Again, really thankful to Shatra Study Circle for giving me this really tremendous platform for delivering, even not delivering, discussing some contents with our learned friends. And I can see the participation numbers increasing, even though we are sitting, हम कह सकते हैं जो एक तरीके से लास्ट 7 days, 3rd और 4th इलेक्शन ICI, in spite of that, काम चालू रहना चाहिए. And as far as today's session is concerned, definitely very interesting. Cryptocurrency, taxation. Request all of you, please mute yourself. If by mistake someone unmuted yourself, let me try to mute all. Thanks. Without taking much time, I'm just coming on the topic. Reason being, we have again learned speaker Kavita ji along with us for block credit GST. सबसे पहले I really even encourage to all of us, we should have a big round of applause for all of us. Reason being, day by day we are facing burden of increasing compliances, और एक के बाद एक अभी कल ही 194Q 206C1H एक और सर्कुलर आ गए. इवन दो 2020 अक्टूबर आई बिलीव 1 अक्टूबर को 206C1H और 1 जुलाई से 194Q अप्लीकेबल हो चुका है. उसके बाद मैंने देखा नहीं, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, समवेयर ऑक्युपाइड. बट स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस, टैक्स ऑडिट है, ITR रिटर्न्स है, बहुत सारे डिस्कशन पॉइंट है. But we will try to understand again very new topic, cryptocurrency. In spite of that, we all know this is not a legal tender. We will discuss कि legal tender इतने सारे एड टीवी पे है. इवन बॉलीवुड हम कह सकते हैं जो जिनके करोड़्स में फॉलोअर्स हैं, they are endorsing exchange of cryptocurrencies. तो कई बार मैं देख सकता हूं कि हमारे बड़े सीनियर मेंबर महेंद्र जालान जी जो राजस्थान से हैं वो भी शायद जुड़े हैं. नमस्कार सर, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं, जस्ट मैसेज फ्लेस्ड जिसका भी नाम मैं ले पाऊं, और अभिषेक मिश्रा भाई. तो क्रिप्टो करेंसी मैं फिर कहता हूँ इट्स नॉट अ लीगल टेंडर. लीगल टेंडर क्या होता है? फिर भी सर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या इलीगल इनकम हो गई क्या हमारी? और कई बार तो ऐसे कॉल आते हैं कि सर अब मैं क्या करूंगा, मैं तो करेंसी में काम कर लिया, अब कर लिया, पैसे भी कमा लिया, बोलते हैं जी लीगल ही नहीं है, कहीं जेल तो नहीं हो जाएगी? जी पैसे कमाने सर कमा लिए, बस अब आप बताइए वो जेल वेल तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि रोज ये आता है नोट ए लीगल टेंडर. नहीं ऐसा कुछ. संजय सर नमस्कार, पास चेयरमैन सीकर ब्रांच, बहुत बहुत स्वागत है सर. वैसे नहीं जुड़ पाते, हम दिल्ली से आपको देख पा रहे हैं. पास्ट चेयरमैन सीकर CIRC ब्रांच संजय सर, वेलकम.
तो अब बात आती है कि लीगल नहीं है तो फिर सर क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्स? सर आप टैक्स से नहीं क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जब लीगल ही नहीं है तो आप यहाँ ये सब बोल दीजिए कि सर इलीगल है, खत्म करते हैं। बट ऐसा नहीं है। समीर भाई नमस्कार। तो है क्या प्रोविजन? हम पहले समझते हैं वाकई में क्रिप्टो करेंसी को। हम जब टैक्सेशन पे जाते हैं, कोशिश करूंगा थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाए। हमारे पास क्लाइंट रहेंगे नो डाउट, हम भले ही इन्वेस्ट नहीं करते हो। कविता जी होता क्या है, आप सामने दिखाई दे रहे हैं कि वंस वी हैव अपग्रेडेड आवरसेल्फ, अपग्रेड एक एप भी है इन अ प्रोफेशनल वे। तो ऐसा होता है यार, देखो अभी क्रिप्टो करेंसी है, कुछ पता नहीं है लीगल है नहीं, डालें, रिस्क बहुत है। जो कम पढ़े लिखे होते हैं अरे कुछ तकलीफ वाली बात नहीं है, इन्वेस्ट कर लो, पैसे बना लेंगे कहीं ना कहीं। है क्या, वो इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे कमा भी लेते हैं, और हम केवल टैक्सेशन डिस्कस कर रहे होते हैं उस समय जब बाहर के कुछ नहीं कि लीगल है पैसे कमाना। सबसे पहले हम समझेंगे, मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो बैकग्राउंड दे पाऊं कि कभी भी कोई क्लाइंट आपके पास आए, कम से कम आप उसको इस तरीके से समझा सको कि वो एकदम कॉन्फिडेंट हो कि मैं एक सही जगह पे कंसल्टेंसी दे रहा हूं। बहुत सारे चीजें हैं, माइनिंग, ब्लॉकचेन। वैसे तो 2-2 घंटे ब्लॉकचेन पे निकल जाते हैं, पर ठीक है, हम बड़े कुछ सेकेंड्स और मिनट में ही समझेंगे कि किस तरीके से ब्लॉकचेन का यूज किया गया। तो हम समझते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर स्लाइड विद ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि क्रिप्टो करेंसी क्या मिथ है। आरबीआई का सर दिया था सर्कुलर के बाद मार्च 2020, आई बिलीव मार्च 2020, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, बैंकिंग एसोसिएशन शायद उन्होंने केस किया था, उसने किस तरीके से इस सिनेरियो को चेंज कर दिया। और अभी तो हर 5-7 दिन में बात चलती है। इवन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टुक इनिशिएटिव, और अब ये बात आ रही है कि जी नहीं, हम डिजिटल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में नहीं आएंगे साहब, डिजिटल करेंसी में आएंगे। अब सर ये नई कहानी क्या है? सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं कि ये डिजिटल करेंसी की बात की जा रही है। तो ये डिजिटल करेंसी, यस, अभी बात ये चल रही है। इवन दो आई बिलीव विंटर सेशन के अंदर हमारे पास एक ड्राफ्ट एटलीस्ट बिल तो होगा, पहले भी आए और हो सकता है कुछ रेगुलेशन भी आ जाए। एंड जो इनिशियल डिस्कशन है वो ये है कि रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी विल बी इन पिक्चर, but still not confirmed. About taxation part, there is no statement, clarification till now. तो हम वो सब बात करने वाले हैं सारी। तो सबसे पहले मैं आपको ही बता देता हूं, ये क्रिप्टो करेंसी की बजाय डिजिटल करेंसी की बात क्यों की जा रही है। क्रिप्टो करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, केवल मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि क्रिप्टो करेंसी से एक सिक्योर करेंसी हम कह सकते हैं, जिसके ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। ये सबसे अच्छा एडवांटेज बताया गया है इसका कि सर कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई के फॉर्मूले पे चलेगा सर। अब जहां गवर्नमेंट को लगता है जी पैसे और छाप दिए, इन्फ्लेशन हो गई साहब, डिमांड कम हो गई। ऐसा नहीं है साहब, क्यों गवर्नमेंट क्यों रेगुलेट करे उस करेंसी को? दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। आता हूं, ब्लॉकचेन भी यूज होता है, उसका हम बाद में बात करेंगे, बट स्टिल जो डिजिटल करेंसी की बात की जा रही है और क्रिप्टो करेंसी की बात की जा रही है, उस पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। डिजिटल करेंसी वो रेगुलेटेड रहेगी कहीं ना कहीं, और उसी तरीके से चलेगी जो करंट प्रेवलेंट करेंसी दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ। दैट्स वाई क्रिप्टो करेंसी का अभी भी क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल जो इनिशियल डिस्कशन बाहर आया है वो ये है कि नाउ गवर्नमेंट आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस डिजिटल करेंसी एज रेगुलेटेड बाय आरबीआई।
तैयार रहें। फिर क्या होगा सर, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो हम पहुंचते हैं स्लाइड के साथ। एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल हैव वर्ड विथ AIS, एक और नई कहानी जस्ट बिफोर ड्यू डेट ऑफ ITR। सर अब क्या यही करने वाले हैं, मैचिंग हम वही कर रहे हैं पिछले 3 साल से, 4 साल से, इवन 1 जुलाई 2017 से वी आर डूइंग नथिंग बट द मैचिंग। वेट फॉर अ आई बिलीव राहुल भाई सामने हैं, कविता जी दिखाई दे रहा है स्क्रीन? अगर प्लीज गिव मी ए नोट, कोई भी। यस, विजिबल सर। थैंक यू अशोक भाई। नाउ देखो क्रिप्टो करेंसी, अब मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं सभी से, बिलीव मी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्रिप्टो करेंसी विल बी फ्यूचर ऑफ न्यू जनरेशन। For that you should have that much of knowledge so that you can convince your client. If you can see the word, में पूरे उस पे नहीं जा रहा, digital money, all of we know that can't be seen, touched, but have certain value attached to them. अब ये value कैसे अरेंज होती है साहब, सबसे पहले उस पर बात करते हैं साहब। ये बिटकॉइन है, रिपल है, इथेरियम है, ये मैं मेन 3 उन डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं, सॉरी नॉट डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं, जो शायद 100 या 10 रुपए में 2010 में शुरू हुई और आज समवेयर अराउंड इन लैक्स में है। मैं ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं, ज्यादा नहीं मतलब करता ही नहीं हूं, सॉरी वर्ड यूज, तो करता नहीं हूं, तो इतना ज्यादा मालूम नहीं कि आज का प्राइस क्या है। इतना मालूम है कि टार्सन आज लिस्ट हुआ, उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, राइट। तो अब बात आती है कि ये वैल्यू अटैच टू देम कैसे आती है। बिल्कुल, अगर आप बिटकॉइन की बात करते हैं तो समवेयर अराउंड 21 मिलियन मेरे ख्याल से बिटकॉइंस है जो उनकी फिक्स क्वांटिटी है। अब वो डिमांड, अगर ज्यादा डिमांड आई, एलन मस्क ने कहा जी वी विल यूज बिटकॉइन फॉर आवर बिजनेस, श्वेता जी, तो भैया वो बिटकॉइन 40% की छलांग के साथ आ गया था साहब, और कुछ ही दिनों बाद फिर स्टेटमेंट आया कि हम यूज नहीं करेंगे, अगेन धड़ाम से गिर गया साहब। सिमिलर वही है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने कोको कोला को, शायद नहीं सॉरी, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी नहीं था, शायद हमारे फुटबॉलर थे, कोको कोला को उठा के साइड में रख दिया, तो उस दिन उसकी प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ गई थी। सिमिलर वे से ये मार्केट में अगर डिमांड, कोई बड़ी जगह से ऐसी न्यूज आई कि इंडिया विल यूज बिटकॉइन एज ए करेंसी, तो अब आप देखिएगा माइक पॉसिबल हम 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, बिटकॉइन को कहां ले जाते हैं। मैं बता रहा हूं यूज नहीं करेगी, तो अटैच 21 मिलियन बिटकॉइंस है। तो आप देखिए जहां डिमांड ज्यादा रहेगी वहां हमारा प्राइस बढ़ना ही तय है। सुनील मोर सर नमस्कार, पास्ट चेयरमैन सीकर ब्रांच, मेंटर आई मस्ट से ऑफ माइन, स्वागत है सर। तो देन सपोर्ट बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि यू शुड हैव, कुछ ही मिनट्स में मैं खत्म करूंगा, 3 से 4 मिनट्स में, कि ये है क्या, ताकि आप सामने वाले को समझा। फिर टैक्सेशन पे हम बात करेंगे कि टैक्सेशन किस तरीके से, मीनिंग देयर बाय कुछ लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल हमारे पास है, उसी पे डिमांड, वैल्यू अटैच, वैल्यू डिराइव कैसे होती है, ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट ने आया और उसको छापना शुरू कर दिया, नॉट एट ऑल, दे आर सपोर्टेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है कि पर्टिकुलर जो बनाने वाले ने है, जिसने भी, अब मेरे को, मैं गया नहीं किसने बनाया, इस तरीके से उसको बनाया है कि हर कंप्यूटर को एक नोड माना है और आपस में जुड़े हुए रहेंगे, और उसका हिसाब किताब एक पब्लिक लेजर में रखा जाएगा। पब्लिक लेजर मीनिंग देयर बाई कि जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, हर एक कंप्यूटर जो अटैच्ड है इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी के लिए, माइनिंग के लिए, बताता हूं माइनिंग क्या है उसके लिए, तो वो पब्लिक लेजर के अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा साहब। वो पब्लिक लेजर हर एक बंदे के कंप्यूटर पे वही फिगर दिखेगा जो अटैच्ड है 1000 किलोमीटर दूर कंप्यूटर।
सिमिलर फ्रंट पे ये सारे ब्लॉक चेन के थ्रू, जो ब्लॉक बोलते हैं हम छोटे छोटे, उसको चेन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं सब कंप्यूटर। और क्रिप्टोग्राफी की, अब क्रिप्टोग्राफी की अब बात ही आती है सर पब्लिक लेजर है। एग्जांपल लेता हूं, मैं सामने एक बार जस्ट ओपनिंग बात करते हैं। राहुल भाई है, राहुल भाई कहता है कि श्वेता जी को 2 करेंसी दे दी, 2 बिटकॉइन दे दिए साहब। राहुल भाई शायद लेक्स में प्राइस है, ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से 10-15 लाख रुपए दे रहे हो आप, क्योंकि मेरे को सामने आप दिखाई दे रहे हैं। और श्वेता जी की 10 लाख रुपए दे दिए साहब, 2 बिटकॉइन। बट बिफोर ट्रांसफरिंग दैट बिटकॉइन, वो जो मैं पब्लिक लेजर की बात करता हूं, सबसे पहले वो ऑटोमेटिक चेक करेगा कि वो 2 बिटकॉइन राहुल सकलानी जी के पास में है कि नहीं। अगर नहीं है, वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। Getting my point? This is the public ledger where all the currencies record are maintained. Getting my point? तो ये क्या है, एक तरीका। अब बात ये आती है कि सर जब सबको पता लग जाएगा, हर एक, क्योंकि ये पब्लिक लेजर हर एक के पास एक्सेसिबल रहेगा। अब बात यह है कि फिर राहुल भाई ट्रांजैक्शन क्यों करेगा? अगर साहब मेरे 2 है कि नहीं है सबको पता है, तो मेरे को ट्रांजैक्शन करने का मतलब ही नहीं है। नाम पब्लिक लेजर, मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, बट इट इज कोडेड बाय क्रिप्टोग्राफी, द मेन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। किसी को कुछ नहीं पता होगा कि हुआ क्या, वो कोडिंग में रहेगा, और इतनी सॉलिड कोडिंग है इसमें, ऐसा नहीं है। अब कोई सोचे कि वो तो पब्लिक लेजर है, राहुल भाई सोच रहा है कि 2 नहीं 200 कर देंगे, कि तकलीफ क्या है। तो कहीं जाके कोडिंग में, यहाँ पे हमारे बनाने वाले से ज्यादा हैकर पैदा होते हैं, हैकर को हायर करते हैं। 10 लाख रुपए के 2 बिटकॉइन है, 5 लाख उनको दे देंगे, तो 10-8 फिर भी 5 लाख तो बचेंगे, तो करो जी उसके अंदर। पर ऐसा नहीं है साहब। अगर एक भी ब्लॉकचेन के अंदर, उस पब्लिक लेजर के अंदर कोई मैन्युअली इंटरफेयर करता है, क्रिप्टोग्राफी करने नहीं देगी, करते ही वो एरर फ्लैश हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। अब बात आती है माइनिंग क्या होता है। माइनिंग का मतलब क्या होता है? जो पब्लिक लेजर के अंदर जो इधर उधर से हिसाब किताब होता है, बड़ी लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द माइनिंग। और कई बार यहां से क्वेरीज रेज होती है। क्वेरीज जब कोई अगर पर्टिकुलर नोड या कंप्यूटर सोल्व करता है, तो उसको भी रिवार्ड दे दिया जाता है। 1 बिटकॉइन मिला साहब, 2 बिटकॉइन मिले। तो बड़ी एकदम लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि क्रिप्टोग्राफी एक्चुअली है क्या, और हमारी क्रिप्टो करेंसी है क्या, ताकि हम वो कन्वे कर पाए हमारे क्लाइंट को जो वो समझना चाह रहा है कि भैया ये पैसे आ कहां से रहे हैं, हमारे समझ में ये नहीं आता, ये हवा में पैसे आ रहे हैं या नहीं है साहब। वो डिमांड 21 मिलियन आई बिलीव इतना ही उसका स्टॉक है बिटकॉइन का। अब अगर डिमांड ज्यादा आ जाएगी तो इमीडिएट प्राइस बढ़ जाएगी, गिर जाएगी। वो जब कोई चीज लिमिटेड रहती है तो उसका प्राइस डिपेंड करता है एक्चुअली, जो हमारा एक्चुअल जो हम बोलते हैं डिमांड सप्लाई का जो रूल है वो अप्लाई होता है। साईं प्रकाश जी नमस्कार। तो ये आप ध्यान रखें, क्रिप्टो करेंसी मैंने आपको फिर बताया कि किस तरीके से हमें इंपैक्ट करने, आने वाले टाइम पे तैयार रहिएगा। जिस तरीके से हमारे पास पेटीएम आया, बिल्कुल आप भूल जाइए, शेयर आ गए तो कोई बात नहीं, अब वो उसको तो रख के रहना ही पड़ेगा, राइट। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे डिजिटल वॉलेट ने लाइफ चेंज की, आने वाले टाइम पे क्रिप्टो करेंसी चेंज करने वाली है। तो ये मैंने बहुत इसी तरीके से आपको बताया कि एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी और ये जो बिटकॉइंस वगैरह हैं, ये किस तरीके से मूव होता है। अब बात आते हैं एक और, मैं आप सर अब आप ये बताइए लीगल है कि नहीं है। पहले काम की बात करते हैं, टैक्सेशन आप बाद में समझाना। और हम बार बार सुनते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट ए लीगल टेंडर। इसका मतलब क्या हुआ? और आप एड देखते हैं साईं प्रकाश जी, सुनील सर, एड आता है इतना बड़ा, वो रणवीर कपूर एड कर रहा है कि साहब जबरदस्त तरीके से, और फास्ट में बोल जाता है क्रिप्टो करेंसी इज नॉट ए लीगल टेंडर। विमल गुटका इस तरीके से दिया जाता है कि जैसे केसरी हो, दूध में केसरी मिलानी है हमें, विमल गुटका मिला लीजिए साहब केसर का काम, पर लास्ट में एकदम वो जो तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो एकदम फटाक से बोल दिया जाता है। वो तो सब जानते हैं, वैसे फिर भी कोई इलाज नहीं। तो इसी तरीके से लीगल टेंडर मीनिंग देयर बाई, उसको आप रुपीज की तरह एक्सचेंज नहीं कर सकते, ना आप उससे देके कोई गुड्स ले सकते हैं, ना कोई गुड्स बेच सकते हैं। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। तो सर क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो साहब, कोई इलीगलिटी नहीं है।
तो इन्वेस्ट करेंगे, तो अब मैं इन्वेस्टमेंट बोल गया कि सर ये तो मेरा बिजनेस पे, मैं उस पर टैक्सेशन पे एस्पेक्ट पे बाद में आने वाला। तो मीनिंग देयर बाय इट्स नॉट अ लीगल टेंडर एट ऑल। कहीं भी गुड्स को एक्सचेंज करने में आपके प्राइस काम नहीं करने वाले, केवल आप इन्वेस्ट, फिलहाल कोई भी मनाही नहीं है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करता हूं, वेट फॉर अ वाइल। नाउ अब आप देखो, समझिएगा सेल ऑफ, अब क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से हमारे लिए अलग अलग एक्ट में, वाकई में स्टेच्यूट क्या बोलते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, समझिएगा। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। मैं फास्ट ले रहा हूं, अपन ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करने वाले, पर स्टिल, एंड इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, यहां पे देखो अंडरलाइन है, एंड मनी। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, हम सब जानते हैं। तो साहब इट डज नॉट डिफाइन मनी, यहां पे मनी नहीं डिफाइन करता, एंड करेंसी, बट एक्सक्लूड मनी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड गुड्स। मीनिंग देयर भाई, अगर ये मनी है, मैं फिर कहता हूं मनी का भी मीनिंग होता है, कहीं दिया नहीं गया है। मनी मतलब जो एक्सचेंज के काम आता है, जिसकी कुछ वैल्यू होती है। अब बात, अब ये मनी है कि नहीं क्रिप्टो करेंसी, आरबीआई इसको रेगुलेट कर नहीं सकता, कर सकता है, दैट्स सेपरेट इशू। मनी तो गुड्स में कवर नहीं है। अगर मनी है क्रिप्टो करेंसी, तो मनी फिर गुड्स नहीं हो सकती साहब, नंबर एक। नंबर दो, आगे चलते हैं अपन कि चलो ये बात हुई। अब जीएसटी क्या बोलता है साहब? मनी टू मीन इंडियन लीगल टेंडर, मनी को देखिएगा, और एनी फॉरेन करेंसी। अब आप देखिएगा, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, वॉट एवर, मनी ऑर्डर, पोस्टल, रेमिटेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई। ये इशू चला, अभी मैं आता हूं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, व्हेन यूज्ड एज कंसिडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन और एक्सचेंज विथ इंडियन लीगल टेंडर। मीनिंग देयर बाय इंडियन लीगल टेंडर, आप समझिएगा जो वर्ड यूज। अब तो ये इंडियन लीगल टेंडर तो है ही नहीं, तो भूल जाइए आप बिटकॉइन को, तो मनी का मतलब ही नहीं हुआ, तो मनी बाहर हो गई, वो लीगल टेंडर ही नहीं है। हम रोज सुनते हैं इट्स नॉट अ लीगल टेंडर, तो वो तो बाहर निकल गई। बात बिल्कुल सही है, बाहर निकल गई, मनी नहीं है, लीगल टेंडर ही नहीं है, तो आरबीआई इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यही कहता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं साहब, अब क्या सर ये इक्विटी शेयर में डाल दें उस कैटेगरी में? सिक्योरिटीज, शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ ए लाइक नेचर इन और एनी इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज। सिंस ये सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है दो, कि भाई या तो स्क्रिप्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर हो, या राइट हो, या इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज हो। Sir, PPT is not moving. Is it? Which slide you are even able to view? Sir, we are only able to see front slide, and like whatever the discussion we had, we are not able to see other slides. I believe now I need to restart the. Just give me a moment of time. I think there is something wrong. Still not visible? Yes, sir, not visible. Wait for a while. Now? Yes, it's fine, sir. Yeah, thank you. Please let me know if you are facing any problem. Now, we were talking about the whether cryptocurrency will come under the definition of securities. We were discussing that part. Shares, script, securities include bonds, debenture stock, all we know, other marketable securities of a like nature. It is very necessary to understand these parts. Reason being, it is very necessary to understand the impact of taxation part. Whether will it come under the definition of securities? Let's see. And right or interest in securities.
since cryptocurrencies are not shares or any other marketable securities, oh, I believe someone muting himself. Please be mute. Since cryptocurrencies are not shares or any other marketable securities of like nature of shares, and more so when coins like bitcoins are not essential requirement or body corporate, prima facie it cannot be termed as securities at all. I believe you are on the same footing what I am just talking about. Meaning, if you can see or any securities, incorporate company or other body corporate, here no body corporate are issuing bitcoins and other cryptocurrencies. So what will be the position? Not clear so far. Wait for a while. Income tax. See, sir, it will be treated as a capital asset. Definitely. We see Srinivas Shetty की भी बात करूंगा मैं केस की. Thus, see, prima facie, definition of capital asset and its interpretation by the judiciary in wide manner, the cryptocurrency may be classified as capital asset and may attract capital gain. However, there is a counter view which believe that cryptocurrency is neither capital asset nor goods, nor service, nor property, nor money. Hence, it is out of the present income tax net. Very aggressive approach. Sir, ये ठीक है. Investment कल से ही चालू करते हैं. This is again a planning part now. ऐसा नहीं करना है भाई. Still, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन, इसी की बात कर रहा था मैं शुरू से जब मैं बात कर रहा था. आई बिलीव स्लाइड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. यस सर. थैंक यू. नाउ आरबीआई इन 2018, लेट्स सी द, हम कह सकते हैं आरबीआई किस तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश कर रही थी. और आई थिंक समवन using loudspeaker, लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, ऐसी आवाज पहुंच जानी चाहिए मेरे ख्याल से. तो 2018, लेट्स सी मैंने बड़ा क्रक्स सा लिखा है 4 लाइनों में, उसको रीड करते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा. अब आरबीआई बोलती जी सुपर पावर में हूं, डायरेक्टेड ऑल बैंक्स अंडर इट्स कंट्रोल टू स्टॉप प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन इंडिया. भैया बंद कर दो, कोई बैंकिंग चालू नहीं होगी उनके लिए. क्रिप्टो एक्सचेंज की कोई बैंकिंग सर्विसेज नहीं देने, बैंक अकाउंट बंद कर दो साहब अगर कोई ऐसा काम करता है तो. अब ये बड़ा एग्रेसिव अप्रोच था. अगेंस्ट दिस एसोसिएशन एंड सम ऑफ द क्रिप्टो एक्सचेंजेस अप्रोच सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द आरबीआई. आरबीआई की कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं किया भैया, मैं बता दूं, जो डायरेक्शन दिया उसको चैलेंज कर दिया साहब. अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? This circular RBI was challenged up to Supreme Court, and the Supreme Court March 20 came out with its verdict. The Supreme Court said the circular was not legal because it violates the fundamental right guaranteed by the Constitution. सही बात है कुछ भी. Therefore, currently there is no legal rule and regulation of cryptocurrency. देखो क्रक्स तो यही है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे और अभी भी डिस्कस कर ही रहे हैं. Now AIS भी हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो क्वेश्चन भी लेंगे. कोशिश करता हूँ फास्ट फिनिश करता हूँ साहब. अब टैक्सेशन की बात करते हैं. मैंने इसको कुछ कई कैटेगरीज में बांटा. इफ क्रिप्टो करेंसी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीनिंग देयर बाय कि मैं कुछ गुड्स लेता हूँ और फिर बेचता, मतलब उसको दे दिया, उसके बदले में गुड्स ले लिए, उसके बदले में क्रिप्टो करेंसीज मैंने वापस रिवर्स कर दी, then it may be treated as like a foreign currency. जैसे हम नहीं करते कि उसके बदले में लेना, तो foreign currency exchange fluctuation loss कि भाई क्या होता है, वो जो ऊपर नीचे प्राइस होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जैसे foreign currency भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि रुपीज में कन्वर्ट कर भी सकते हैं उसको, मीडियम हम बाई करते, रुपीज एक तरीके से हो गया कि भाई. और अगर कोई गुड्स परचेज करते हैं और उसके साथ में कनेक्टेड है बिटकॉइन, तो उसका फ्लक्चुएशन जो होगा साहब, फिर उसको हमको उस गुड्स के ऊपर एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा उस गुड्स के लिए. Getting my point? तो फिर वो मूवमेंट जो होगा फ्लक्चुएशन का, लाइक इफ यू परचेज एनी फिक्स असेट और एनी
balance sheet item in foreign currency in a similar front, similar footing. उसी तरीके से हमें अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम मान रहे हैं उसको, किसको, क्रिप्टो करेंसी को. और एक लास्ट में मैं कंक्लूड भी करूंगा कि एक जनरल रूल क्या होना चाहिए समझाने का. ये तो हम समझ रहे हैं क्योंकि हम डिटेल में वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल, तो हम थोड़ा सा इस चीज को समझ, क्लाइंट इन सब चीजों को नहीं समझ पाएगा. भाई साहब स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, मेरे को नहीं समझ, आप तो ये बताइए, उसकी भी मैं बात करूंगा लास्ट में. स्टोर ऑफ वैल्यू, इफ क्रिप्टो करेंसी इज स्टोर ऑफ वैल्यू, मीनिंग देयर बाय कि जो वैल्यू स्टोर करता है, लाइक जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट. ये 36 मंथ होगा, 24 नहीं होगा, गलती से 24 आ गया. मीनिंग देयर बाय इफ इट इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट, then of course you know capital gain under section 45 will be in picture. There are 3 parameters to check: short term and long term, 12 months equity shares, 24 months immovable property, and the remaining 36 months, and it will be covered under 36 month. Whether indexation will be there or not, definitely again there is no clear cut guidance regarding the same. But right now if someone is earning income from Bitcoin, redeeming Bitcoin, then we can treat it as an investment and can take the benefit of indexation 36 मंथ पर. सर वो तो आएगा ही नहीं सर, 3 साल तो अभी मतलब बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, 2 साल से बिल्कुल ठीक बात है, वो है नहीं. अगर 36 मंथ का क्राइटेरिया तो हम देख सकते हैं. अब अल्टरनेटिव है कि साहब कैपिटल असेट ही नहीं है. देखो नीचे लिखा हुआ, देयर इज एन अल्टरनेटिव व्यू व्हिच सजेस्ट दैट क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ कैपिटल असेट. रीजन बीइंग, अगर कैपिटल असेट नहीं है, राइट, कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि साहब इट्स अगेन अ पर्सनल इफेक्ट. मैं आऊंगा उस पे भी आऊंगा आगे वाले पॉइंट पे. पर्सनल इफेक्ट तो कैपिटल गेन से बाहर होते हैं. कौन कौन से आइटम होते हैं? आई बिलीव आप सब मेरे साथ हैं. एक तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड, पर्सनल इफेक्ट, गोल्ड कुछ है, एंड वन मोर स्टॉक इन ट्रेड. ये सब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर होते हैं. तो ये पर्सनल इफेक्ट है साहब मेरी है, तो पर्सनल इफेक्ट में अब मैं आपको बता दूं, पर्सनल इफेक्ट में कई चीजें एक्सक्लूड की गई अगर ये व्यू आता है तो. ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ऐसे जो जहां प्राइस बढ़ सकते हैं वो एक्सक्लूड कर दिया है पर्सनल इफेक्ट से, तो कैपिटल गेन लगेगा साहब. तो अगर कहीं भी नहीं आता तो हमारा अदर सोर्स तो अवेलेबल ही है साहब, अदर सोर्सेज में लगा देंगे साहब. टैक्सेशन रेट क्या होगा? जो स्लैब रेट में आएगा. अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो साहब सेक्शन 112 20% में टैक्स लगेगा. हमारे पास एग्जम्पशन के ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, फिलहाल रहेंगे. नो टैक्सेशन क्राइटेरिया. पर्सनल यूज ऑफ एसेट, मैंने अभी आपको कवर किया कि ये पर्सनल यूज वाला, कि भाई अगर पर्सनल यूज के अंदर आते हैं, मैंने जस्ट वी हैव डिस्कस कि पर्सनल यूज अंदर आते तो फिर ये कैपिटल एसेट ही नहीं हो सकता. ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस के अंदर भी ऐसा यूज पर्सनल इफेक्ट के बारे में बोला. और हमारा सेक्शन 214 भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाला है, मैं ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जा रहा. इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ऑल्सो एक्सक्लूड पर्सनल इफेक्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल एसेट, जो अभी मैंने जस्ट बिफोर डिस्कस किया. तो ये एक पार्ट हुआ. अब क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप देखते हैं लेंडिंग ऑफ शेयर्स, अब ये कहानी हो रहा है इसके अंदर. हमारे ब्रोकर को भी लेंड किया जा सकता है. मैं आपको बता दूं, आपके पास शेयर पड़ा है, कई ब्रोकर्स तो काम ही ऐसा करते हैं. शेयर नहीं होते तो कई बार फोन आ जाता है सामने से कि साहब आपके पास शेयर पड़े, हम ले लें. उनको अपनी कैपेबिलिटी पे कभी डाउट नहीं आता कि साहब बेच तो दो. हमारे यहाँ इन्वेस्टर इतने जबरदस्त है, उनके अकाउंट में डीपी में कहीं ना कहीं शेयर पड़े होंगे, हम उठा लेंगे. ऐसा होता है, मजाक नहीं कर रहा, ऐसा करते हैं ब्रोकर. तो ये एक अलग बात है कि अगर लेंडिंग होता है और कुछ इनकम आती है तो वो पार्ट लाइक इंटरेस्ट पार्ट आप कह सकते हैं कि भैया हमने एक तरीके से लेंड कर दिया और इंटरेस्ट आ रहा है, तो अदर सोर्सेस आप समझिएगा. ये सब चीजें मैं बड़ा इजीली ढंग से आपको बता रहा हूँ. अगर ये चीजें हो रही है पर इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं है इनका, पर कई जगह से जैसे फोन आते हैं, कई जगह से बात होती है कि साहब किया, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है. एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है, पर आप अभी आप देख सकते हैं ऐड कई एक्सचेंजेस के आ चुके हैं कि साहब हम भी करा रहे हैं, हम भी करा रहे हैं, राइट. तो वहां पे ये काम हो सकता है. इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ये होता है, जैसे कि आईपीओ आता है. आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसको रीड आउट करता हूं ताकि थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा समझना. क्रिप्टो करेंसीज कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर फंड रेजिंग
थ्रू इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। आपने आईपीओ तो सुना था साहब, अब ये आईसीओ क्या है? ये नहीं है, कुछ ही दिनों बाद में माइंड इट, हम पहुंचेंगे इसके लिए भी कि साहब अब आईसीओ आने वाला है। आईपीओ में तो पता नहीं अब कमाएंगे नहीं कमाएंगे, आईसीओ में तो कमाएंगे कमाएंगे। Like there is an IPO share. Startup can raise a fund by issuing their coins. Getting my point? Similar front पे IPO. This is the ICO, initial coin offering. Right? तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहेगा. It can be treated as capital asset and the resultant gain should be taxable as a long term, either short term. Getting my point? Wait for a while. माइनिंग. अब एक माइनिंग मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है, पार्टिसिपेंट कुछ अलग अलग वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज रहती है. किसी को प्रॉब्लम सोल्व कर दिया तो उसको रिवार्ड के रूप में क्या दे दिया जाता है, उसको रिवार्ड के रूप में कॉइन्स दे दिए जाते हैं, राइट. और एक पता ड्रॉबैक क्या माना जाता है ब्लॉकचेन का? वो माना जाता है कि ये पावर बहुत यूज करता है, क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं और कंटिन्यूअसली चालू रहते हैं. एक ड्रॉबैक माना गया. ठीक है, फिर भी किसी ने सॉल्यूशन दिया. तो अब ये कैपिटल रिसिप्ट है नहीं है, ये एक डिस्कशन वाला पार्ट है. मैं बात कर रहा हूँ कई बार माइनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन भी होते हैं, उनको कॉइन भी मिलता है. तो उस कॉइन जो मिला रिवार्ड में, तो वो क्या है, राइट. तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि होगा कि टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा. अगर रेगुलर एक्टिविटी में वो ऐसे अर्न कर रहा है तो हम कह सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी है. अगर वो कैजुअली करता है तो हो सकता है कि क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक पर बात ये वो तो ठीक है, पर इसकी वैल्यू डिटरमाइन कैसे हो साहब? आपको याद होगा बीसी श्रीनिवास शेट्टी वाला केस, प्रोफेशनल गुडविल, सिमिलर फ्रंट पे सब इसको डिटरमाइन ही नहीं हो सकती तो छोड़ो साहब. कॉस्ट डिटरमाइन ही नहीं हो सकती तो इस पे टैक्स भी नहीं लग सकता. तो ये भी कहानी है एक और. गेटिंग माय पॉइंट? देखो बड़े सारे इश्यूज हैं और ये इशू तो ऐसा है कि जो हम सामने देख रहे हैं, पर क्रिप्टो करेंसीज अपने आप में एक नई दुनिया है, ब्लॉकचेन अपने आप में एक नई दुनिया है, राइट. तो ये माइनिंग. अब मैं कंक्लूड करता हूं इस चीज को, क्रिप्टो करेंसी. फिर हम AIS पे जाते हैं और खत्म करेंगे इसको, ज्यादा टाइम नहीं लेते. हम इजीली समझते हैं. देखो क्लाइंट को कोई मालूम नहीं है कि अब माइनिंग हम जानते हैं, उससे पूछेंगे माइनिंग का हमें पता होना चाहिए. वो बोलता है साहब मैंने प्रॉब्लम सोल्व की और मेरे को अवार्ड में एक कॉइन मिल गया, तो साहब वहां आपको फिर ये चीज अप्लाई. पर एक जनरल कॉमन पार्लेंस में मैं आपको बताता हूं, आइदर इट विल बी ए बिजनेस एक्टिविटी इफ समवन इज रेगुलर ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज लाइक वी आर डूइंग इन केस ऑफ सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स एक्सेट्रा. सब व्हाट विल बी द टर्नओवर मैं नहीं बात करने वाला साहब. इसका गाइडेंस नोट अप्लाई कर देंगे. देखो मैं कोई गाइडेंस अभी इस बारे में नहीं देने वाला कि वो गाइडेंस नोट इस पे भी लगेगा कि नहीं लगेगा, कि सर वहां तो अभी ऐसा नहीं है कि मार्जिन मनी पे अभी हम गेम खेल रहे हो, ऐसा नहीं है. फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, ना कोई इस तरीके की कोई गाइडलाइंस आई है. तो बिजनेस एक्टिविटी है, स्पेकुलेटिव होगा कि नहीं होगा एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, क्योंकि सर इतना स्पेकुलेशन तो कहीं है ही नहीं. आज सोते हैं तो पता लगता है बिटकॉइन 4 लाख है, उठे तो 40 लाख मिला. कविता जी मुस्कुरा रहे, मैं मजाक नहीं कर रहा कविता जी, सही बात है. और कई बार तो सोते सोते ही पता लगता है जी बराबर हो गई. रिपल इथेरियम के साथ ऐसा हुआ. तो बड़ी फ्लक्चुएशन है. तो क्या स्पेकुलेटिव मान ले? स्पेकुलेटिव की एक्चुअली जो डेफिनेशन दी गई है दैट इज विदाउट टेकिंग डिलीवरी. मैं आपको बता दूं हमारे इनकम टैक्स में तो इसमें डिलीवरी का ऑप्शन, वो ऑप्शन कहीं नहीं है. तो वो स्पेकुलेटिव वाली बात तो आप भूल जाओ कि कहीं पे स्पेकुलेटिव वाला कहानी. मेरे ख्याल से देखो मैं इस व्यू पे हूं, क्योंकि स्पेकुलेटिव में अगर हम डेफिनेशन देखेंगे कि ट्रांजैक्शन हैज बीन एग्जीक्यूटेड विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी, या तो डिलीवरी तो एक्चुअल है ही नहीं साहब. गेटिंग माय पॉइंट? तो स्पेकुलेटिव तो भूल जाओ, स्पेकुलेशन बहुत जबरदस्त है. आप समझिएगा, भावनाओं में नहीं जाना है, आप प्रैक्टिकली की बात करेंगे. स्पेकुलेशन बहुत है. तो बिजनेस मानेंगे फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, रेगुलर एक्टिविटी है. तो बिजनेस
और ट्रांजैक्शन वैसे ही ट्रीट करेंगे, स्टॉक मेंटेन करेंगे, मेरे पास कितना स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक क्या है, मैंने कितना खरीदा, कितना बेचा, क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, जो वट एवर इट में बी। नाउ अब बात करते हैं कि साहब हम कभी कभार ही करते हैं साहब, 10 बिटकॉइन ही खरीदे थे शुरू में, वो 10 भी आज कई करोड़ में हो गए शायद। हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मानेंगे डेफिनेटली 112 36 मंथ क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म criteria. You can take the benefit of indexation while calculating capital gain. Exemption will be available under section 54 जैसे 54F है, EC है, लॉन्ग टर्म पे है, तो शॉर्ट टर्म में तो अलग बात अगर कुछ अवेलेबल है तो। गेटिंग माय पॉइंट। अब आता है कि साहब अदर सोर्सेज की इनकम भी मान लेंगे क्या सर? क्या अदर सोर्सेज की इनकम भी मानी जा सकती है? बिल्कुल मानी जा सकती है सर। मैंने तो लगाया था साहब, पैसे आ गए, अब नहीं लगा रहा, तो अदर सोर्सेज, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस अदर सोर्सेस, तो ये 3 मैंने मेजर आपको बताया, बड़ी एकदम आप क्लाइंट से इस तरीके से बात कर सकते हो। पर अगर आप नेचर में, जैसे मैंने माइनिंग बताया, मैंने आईसीओ बताया, मैंने लेंडिंग के बारे में बताया, अगर वहां कुछ वैसे ट्रांजेक्शन होते हैं तो आप समझिए अभी फिलहाल कोई रूल्स नहीं है, ना रेगुलेशन है। पर जैसे कई क्लाइंटों के पास आते हैं, मेरे पास कई है, तो उन्होंने बिटकॉइन में अगर अर्न किया है तो वो हमें रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। मैं फिर आपको कहूँ कोई इलीगल नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, केवल टेंडरिंग लीगल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, उसको भी फास्ट फिनिश करते हैं, फिर 5 से 7 मिनट हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, और 5 o'clock आई विल हैंड ओवर दिस डिस्कशन टू कविता में। नाउ AIS, अब एक और नई कहानी। AIS, सबसे पहले तो इसका लॉजिक समझते हैं कि एक्चुअली AIS का लॉजिक क्या है। AIS पर्टिकुलरली आप मान के चलो, जहां तक मेरा व्यू है, आने वाले टाइम पे रिटर्न फाइलिंग ऑटोमेटेड हो जाएगा एक्सेप्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन। और कंपनीज का कुछ, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी है कि नॉर्मली उसको अलाउ डिसअलाउंस थोड़ा सा हो सकता है, माइट पॉसिबल दे विल कम अगेन सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वाकई में सॉल्यूशन देगा, दैट्स अगेन डिस्कशन अपार्ट। तो ये एक और प्रॉब्लम है। अब आप समझिएगा, इसका मेन लॉजिक ये था AIS लाने का कि जो रिटर्न फाइलिंग और रेवेन्यू लीकेज कहीं से ना हो। पर ये क्या एक सरदर्दी बन गया, अभी मैं फिलहाल देख रहा हूँ जो इनपुट शायद मेरे पास आ रहे हैं, शायद आपके पास में इनपुट ऐसे होंगे कि साहब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सब शेयर्स और सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन्स में। अब मैं आपको बता दूं, सर्कुलर का भी मैं, प्रेस रिलीज जो थी उसकी भी मैं बात करूंगा, और मैं बता दूं हमें क्या स्टेप्स लेने रहेंगे रिटर्न फाइलिंग से पहले। पहले हम बात करते हैं कि AIS को कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं सिंपलर, फिर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सर्विसेज पार्ट में हम देख सकते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट 26AS अभी भी डाउनलोड हो सकता है सर्विस में। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 तरीके के आपको टेप दिखाई देंगे। मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट बाद में समझा देगी अपने आप ही, जिस तरीके से आपके पास इनपुट आएंगे। तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एनुअल, ये मेन टेब है। एक्टिविटी हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री इसलिए रखी कि आपने AIS कितने बार ओपन किया इसका लॉजिक क्या है सर? गवर्नमेंट ये कहेगी कि सब आपने AIS देखा तो सही पर उसको फॉलो नहीं किया। यस, वाकई में ऐसा है। अभिषेक जैन ने 26 नवंबर को 4:10 पे लॉग इन करके TIS डाउनलोड किया, टेक्स्ट पेयर जो समरी है, AIS डाउनलोड किया। अब उसने पढ़ा नहीं पढ़ा उसकी गारंटी हम नहीं लेते, इसका लॉग बन रहा है आपका हिस्ट्री में। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या पता वो आगे लीगल फाइल के लिए गवर्नमेंट यूज करे नहीं करे, दैट्स अगेन जोक्स अपार्ट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, राइट? वेट फॉर अ व्हाइल। नमस्कार आकाश जी।
अब देखो यहाँ पे दो तरीके की टेप आपको दिखाई दे रही है। मैं फास्ट फिनिश कर रहा हूँ, इसमें नहीं, मेन हम जो डिस्कस करेंगे उस पर फिर क्वेरीज क्वेश्चन आंसर 5 से 7 मिनट लेते हैं, फिर आई विल हैंड ओवर टू कविता में। टेक्स्ट पेयर इंफॉर्मेशन समरी, आप एकदम समरी के रूप में सब कुछ मिलेगा। एक लाइन में डिविडेंड, एक लाइन में सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन, एक लाइन में इंटरेस्ट, और ये जो है ये इतना बड़ा मिलेगा कि इसको रिकंसिलेशन करना आपके लिए अगर पॉसिबल है बहुत अच्छी बात, अगर क्लाइंट पैसे देता है तो। अदरवाइज क्लाइंट को आप बोलिए कि साहब आप रिकंसाइल करके लेके आइए, हकीकत बता रहा हूं। अटैच दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन अ मेल एंड सेंड इट अक्रॉस टू द क्लाइंट, आस्क हिम to recognize each and every transaction and revert back to us with the exact situation so that we can take appropriate action, rather than entertaining him on a regular basis. Believe me, we are not getting single penny of amount for doing this exercise. और मेरे ख्याल से आप सब एग्री करेंगे इस बात पे, और अगर आप कमेंट कर पाए कि हमें कोई पैसा मिल रहा है तो अलग बात है। Anyone getting any amount for reconciling this AIS? Anyone? अगर कर रहे हो तो प्लीज, अदरवाइज आंसर जरूर डालिएगा जो भी सुन रहा है। मैं जरूर बात करूंगा अगर पैसे आ रहे हैं तो। नाउ AIS, आगे बढ़ता हूं। ये समरी है, आप देखिए समरी को मैंने यहां पे दिया। ट्रांजैक्शन हमारे, अब यहां ये मेजर चीज है, आप समझिएगा इसको। मैं क्या बताना चाह रहा हूं और आप हमें करना क्या है। गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, क्या बोल रहा है आप देखिए। फीडबैक कॉलम आ रहा है यहाँ पे और ये ऑप्शनल आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक तो होती है एक होता है रिपोर्टेड वैल्यू, आप देखेंगे, आगे आता हूं मैं उस पर। एक मॉडिफाइड वैल्यू। रिपोर्टेड वैल्यू मतलब जो गवर्नमेंट ने आपको दी है वो सही है कि नहीं, एक आप मॉडिफाइड कर सकते हो इस ऑप्शन को यूज करके। एक आप यहाँ पे देखोगे बल्क फीडबैक है, एक साथ आपने डाउनलोड किया जावा JSON फाइल बनाई, इसका यूटिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके वहां पे एक साथ देके सबमिट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो आप गौर करिएगा, ये इंफॉर्मेशन कितने तरीके से फेच हो रही है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ये इंफॉर्मेशन आप देखिए, TDS के थ्रू फेच हो रही है, SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू फेच हो रही है, पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं उसके थ्रू हो रही है, डिमांड और रिफंड आ रहे हैं, और अदर इंफॉर्मेशन जैसे कि हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, GST की रिपोर्टिंग है, अदर जो इंफॉर्मेशन है, इन पांचों तरीके से जो कहीं से भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन आएगी और यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगी। दिस इज द रिपोर्टेड अमाउंट, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहेगी ही रहेगी, और इनको मॉडिफाइड बहुत जरूरी है करना, क्योंकि स्पेसिफिकली प्रेस रिलीज में साफ कहा गया अगर आपने ये चेक करके सही इंफॉर्मेशन नहीं भरी है तो आप अपने रिटर्न्स को रिवाइज कर दीजिए। इफ यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और द असेसमेंट ईयर 21-22, but now we are getting a lot of information। डुप्लीकेशन होता है ऑटोमेटिकली। डुप्लीकेशन का मतलब हुआ कि जो डुप्लीकेसी है डेटा की वो ऑटोमेटिकली टेक केयर की जा रही है डिपार्टमेंट के द्वारा। अब बात आती है कि साहब अगर कोई गलती इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे से कोई भी इंफॉर्मेशन, आपने देखा होगा हायर वैल्यू ट्रांजैक्शन के अंदर पे जो हमने रिप्लाई किए थे वो रिप्लाई यहाँ पे हम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पेन, इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, अदर इंफॉर्मेशन इज डिनाइड, ये सब आप कवर कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इंफॉर्मेशन हमें डालनी रहेगी, आप मान के चलिएगा। और अगर आप सबमिट नहीं करते, एक क्वेश्चन मेरे साइड से, और वो कई बार मेरे से पूछा गया कि सर मैं एक बार फिलहाल मेरे ख्याल से हम कवर करते हैं फिर 5-10 मिनट, इस स्लाइड को मैं यहीं रोकता हूं, थैंक्स कहता हूं, पर स्टिल मैं कंटिन्यू रखूंगा। स्लाइड के लिए थैंक्स कहता हूं, कंटिन्यू इसलिए रखूंगा क्योंकि कई चीजें जो सर्कुलर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रही, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा मैं।
imagine a situation where 26A is showing other information, while if we comparing this 26AS amount with the AIS, that is showing altogether a different value. Can anyone let me know which value we need to consider while filing ITR? 26AS is showing other altogether different value, or AIS showing is altogether different value. Should we modify that? Otherwise, we should consider 26AS. Can anyone let me know? कि कोई बता पाएगा? हेलो, हाँ, यस अक्षय जी सर, मेरे साथ भी अभी एक इश्यू आया है कि 26AS में जो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है टीडीएस उसमें डिडक्ट करके, और जो एआईएस में फिगर्स शो कर रहा है उसमें मेजर डिफरेंस है। बिल्कुल। और जब मैंने बैंक को कांटेक्ट किया है तो बैंक ये कह रहा है कि जो एफडीज हैं वो मैच्योर हुई हैं, तो जो पूरे 3 साल का पीरियड है वो हमने रिपोर्ट किया है एआईएस में। और आपने एक्रूअल बेसिस पे पहले ले लिया? बराबर, हमने एक्रूअल बेसिस पे ईयरली उस पे पे कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको बता दूं, आपका आंसर दे रहा हूं सर्कुलर को रेफर करते हुए। अक्षय जी, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेरी। सर, प्रेस रिलीज, सॉरी मैं बार बार सर, प्रेस रिलीज स्पेसिफिकली सेइंग इफ देयर इज अ difference between 26AS or AIS, need not to worry, you can consider 26AS specifically this line। मैं आपको एक बार रीड करके बता भी देता हूँ, शायद मेरे यही सिस्टम पे है। wait for a while, the exact words which are used in this particular press release, that is in case there is a variation between the TDS TCS information or the details of tax paid as displayed in Form 26AS on Traces portal and the TDS TCS information or the information relating to tax payment पर आप आइए as displayed in AIS on compliance portal, the taxpayer may rely on the information displayed on the Traces portal. Getting my point? For the purpose of filing of ITR and for other tax purposes. तो मेरे ख्याल से जो TDS हमारे इंटरेस्ट पे लगा और आया, TDS की जो इन्फॉर्मेशन आई, यू कैन स्ट्रेट अवे रिलाई, और रिलाई क्या, वो है भी एक्चुअली, तो वहां वरी करने की जरूरत नहीं है। 26AS विल बी, बट माइंड इट, ये जरूर क्लाइंट से कंफर्म। मैं फिर हम सभी की मैं बीइंग अ प्रोफेशनल मैं बात कर रहा हूँ। क्लाइंट ने कह तो दिया साहब ये मेरा नहीं है, बट मैं स्टिल कहता हूँ AIS प्लीज सेंड इट टू द क्लाइंट एंड टेक अप्रूवल ऑफ द सेम कि साहब आपने बताया है कि ये मेरे से, अक्षय जी आप ही के केस की बात करता हूँ 26AS की, सर आपने बोला ये 26AS में इतना आ रहा है, AIS में ऐसा है, तो सर प्लीज चेक इट आउट एंड लेट अस नो। अगर वो नहीं बताता तो आप ही लिख के दे दीजिए कि आपने बताया कि एज पर 26AS है वही एक्चुअल है, तो वी आर कंसिडरिंग 26AS, और अटैच कर दीजिए कंप्यूटेशन के साथ में जो आप हमेशा भेजते हैं। अदरवाइज हमें तो पता ही नहीं था, हमें आपने बताया होता, ये बड़ी कहानियां रहती है। और हमें मेल तो भेजते ही हैं कंप्यूटेशन की, मेरे ख्याल से हर एक बंदा कंप्यूटेशन की मेल क्लाइंट को भेजता है आज के टाइम पे, तो भेजना भी जरूरी है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और कोई एनी क्वेश्चन? सर, इसमें मुझे एक चीज और पूछनी है कि इसमें जो फीडबैक में मुझे फीडबैक डालनी चाहिए इसकी? देखो आप फीडबैक डाल दो और बढ़िया है। मॉडिफाइड वैल्यू, क्योंकि देखो अभी बहुत सारी क्लैरिटी और आनी है। इन्होंने पता है जो प्रेस रिलीज में कहा कि जो मॉडिफाइड वैल्यू होगी या रिपोर्टेड वैल्यू होगी वो ITR प्रोसेस के लिए कंसिडर की जाएगी। तो अगर आप उसमें फीडबैक डाल देंगे, दैट विल बी अगेन अ बेटर पोजीशन की रहेगा, और वो कंपेयर के समय में कोई दिक्कत नहीं करेगा। पर देखो ये प्रैक्टिकली मेरे पास, हम भी बीइंग अ प्रोफेशनल, बड़ा मुश्किल है हर जगह फीडबैक डालना, क्लाइंट उसका देता नहीं। क्लाइंट को बोलिए, कन्विंस, वो जैसा भी है कि भैया एक्स्ट्रा, मतलब डिपेंड्स करता है कि भैया करना है, पर उनको आप बताइए कि डालना चाहिए। आप कहते हैं तो अब एक्स्ट्रा एफर्ट है, अगर वो, अब जैसा भी बीइंग अ प्रोफेशनल में बात कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज अगर किसी के शेयर्स के ट्रांजेक्शन है, मेरे पास ऐसे 5-6 अभी ये सब तो पुराने रिटर्न गए, उसको भी हम रिकनसाइल कर रहे हैं कि वाकई में ये दिक्कत करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, इवन जो वैल्यू रिकॉर्डेड है वो मैच ही नहीं हो रही जो रिपोर्टेड है उससे। सर मुझे ना एक क्वेश्चन और पूछना है कि AIS में जैसे मेरा LTC जो भी सिक्योरिटी लिस्टेड होती है वो 1 लाख तक में दिख रहा है कि जो कैपिटल गेन की अमाउंट है वो उससे कम ही जाएगी, तो क्या बेटर रहेगा कि हम उसको शो इन ना करें, या बेटर रहेगा कि उसको फिर भी नहीं, शो करना वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज तो नोटिस आना है वो तो आपके पास। यू नीड टू जस्ट डिस्क्लोज
अगर कैपिटल गेन 2 रुपए का भी है, आप लेट्स अज्यूम कि आपने 20 लाख का माल बेचा और आपने 19,50,000 का कोस्ट था, यू आर जस्ट अर्निंग 50,000 ओनली। अगर मैं सिक्योरिटीज की बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, रिपोर्ट तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन वी नीड टू रिपोर्ट, अदरवाइज वो तो फिर आगे के लिए और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे कि साहब आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, अनडिस्क्लोज इनकम, बहुत सारी चीजें। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेरीज? और भी कोई क्वेरीज किसी की है related to this particular topic what we have discussed so far? हम ले सकते हैं। Any queries? Otherwise I will invite Kavita ji. I believe let me check the chat box as well. मेरे ख्याल से एक शायद अच्छा शेल उपाल जी का क्वेश्चन है, एबल टू फाइंड द रेंट नोट डिस्क्लोज बाय क्लाइंट। शेल जी नमस्कार, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया कि जो रेंट का है वो क्लाइंट नहीं बताता साहब। अब तो गवर्नमेंट, मैंने जब वीडियो डाला यूट्यूब पे वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये फाइनेंशियल कुंडली है, क्लाइंट नहीं बताएगा, हमारे पास ही आएगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्क्लोज क्लाइंट नहीं करता, हमें बतानी पड़ती है। हमारे लिए पैसे नहीं है, उसके पास रेंट आ रहा है, वो जरूर है। तो देखो ये तो है ही है कई बार, और सब इलेक्शन है, अशोक भाई भी शायद बिजी है, संदीप भाई के साथ में मैं समझ सकता हूँ। It's again a very crucial time. In spite of that, is really doing wonders for the Sadra Study Circle, Sandeep Bhai as well and Ashok Bhai as well. So best wishes for Sandeep Bhai, क्योंकि शादरा स्टडी सर्कल से जुड़े रहे हैं, मेरे ख्याल से आएंगे और हमारे इस प्रोफेशन को और आगे ले जाएंगे। अशोक भाई, over to you. Thank you to all of you for listening so patiently and calmly. Thank you once again. Thank you very much, Vishikya, for knowledgeable session. क्रिप्टोकरेंसी के बारे में काफी डाउट्स थे जो कि आज क्लियर हो गए होंगे सबको, और टैक्सेशन भी कैपिटल गेन जो आपने बताया कि उसमें मेनली कंसीडर किया जाएगा, और एआईएस का जो बताया कि म्यूट हो गए अशोक भाई आप। और हाँ जी 26 ईयर्स को ही कंसीडर करना है, तो वो मेरे हिसाब से बढ़िया नॉलेज के लिए था। और आप वापस म्यूट हो गए। आज के हमारे सेशन चेयरमैन राहुल सकलानी जी भी आपके साथ जुड़े हुए थे, रेगुलर उन्होंने सेशन देखा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच राहुल भाई। और हमारे आज के सेशन मॉडरेटर ये नवीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, थैंक यू नवीन जी। और आज इतना अच्छा सेशन चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है इस टाइम पे हम सेशन ले पा रहे हैं। मैंने सेशन पूरा सुना है, मैं ड्राइव कर रहा था तो वीडियो ऑन नहीं कर पाया। नहीं, मैं वही कर रहा था अशोक भाई, ये एक बड़ी आप जिस तरीके से ड्यूटीज को कवर कर रहे हैं। एक बात और बताऊं अशोक भाई, हमारे सामने कई ऐसे चेहरे हैं, मेरे मेंटर सुनील मोर साहब, आप चेयरमैन सीकर ब्रांच, और हम मेरे लिए मेंटर वो भी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर, इट्स अगेन अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी एज वेल कि आप यहाँ हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हम इस सेशन में देख रहे हैं। अशोक भाई थैंक यू सुनील जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। क्योंकि आज अभिषेक सर की इतनी फैन फॉलोइंग है कि जयपुर, कलकत्ता, बॉम्बे सबसे मेरे पास कॉल आ रहे थे कि लिंक शेयर कीजिए प्लीज उनका सेशन, तो बहुत बढ़िया लगा। और अब हम आज के अपने सेकंड सेशन की ओर मूव करेंगे। थैंक यू अभिषेक भाई फॉर द फर्स्ट सेशन। Thank you. And second session is on block credit in GST under section 17 subsection 5. So our today's guest faculty is CA Kavita ji. She is from Sonipat and she is running a YouTube channel for the GST upgradation of our knowledge regarding GST. So I welcome CA Kavita ji for the today's second session. Welcome ma'am. थैंक यू सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सबसे पहले थैंक यू अभिषेक सर, इतनी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपने हम सभी को दी। एंड सेकेंडली थैंक यू अशोक सर
थैंक यू शहादरा सीपी स्टडी सर्कल, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से इस तरीके से इंटरेक्ट कर पाऊं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सुनील सर। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी अपना टॉपिक सर। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। I think my screen is visible to all of you. Is this visible now? Yes, visible, ma'am. You may continue. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ब्लॉक्ड क्रेडिट पे रहेगा, और ब्लॉक्ड क्रेडिट हमारे पास जो है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की जो स्टार्टिंग ही अगर हम लोग देखेंगे वो होती है notwithstanding anything contained in section 16 subsection 1 and section 18 subsection 1। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 चाहे कुछ भी बोले या सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 कुछ भी बोले, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को उससे लेना देना नहीं है। यानी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 आपको अलाउड कर रहा है कि आप आईटीसी ले सकते हैं, और अगर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 आपको अलाउड कर रहा है कि आप आईटीसी ले सकते हैं, लेकिन अगर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ने कोई भी कंडीशन लगा दी कि आप इन रीजंस की वजह से आईटीसी नहीं ले पाएंगे, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक आईटीसी। आपको इनके साथ नहीं जाना, उसके बाद आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की बात सुननी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए की। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए किस बारे में बात करता है? ये बात करता है मोटर व्हीकल्स के बारे में। यानी मोटर व्हीकल्स के ऊपर आईटीसी आपको कब अलाउड होंगे, कब अलाउड नहीं होंगे। सबसे पहले तो जब हम मोटर व्हीकल्स की बात करेंगे तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि आपको जो है अलाउड नहीं होंगे आईटीसी किसी भी तरीके से। तो इसकी एक्सेप्शंस क्या क्या आ जाएंगी? आपको सिर्फ आईटीसी तभी मिलेंगे जब आपकी जो कैपेसिटी है मोटर व्हीकल की वो ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है। यानी अगर कैपेसिटी लेस देन और इक्वल टू 13 है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इफ कैपेसिटी इज लेस देन इक्वल टू 13 तो आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। अगर मोटर व्हीकल की जो कैपेसिटी है वो ग्रेटर देन 13 है तो आपको आईटीसी मिल जाएंगे इसके अंदर। क्लियर? तो इसके अंदर जो ये 13 वाली कैपेसिटी मैंने बताई, लेस देन इक्वल टू 13 वाली, लेस देन इक्वल टू 13 के केस में आपको ड्राइवर सीट भी इंक्लूड करनी है, यानी ड्राइवर भी इस 13 की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड किया जाएगा। आगे अगर हम देखें तो इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस जोड़ दी गई हैं। एक्सेप्शंस हमारे पास क्या है कि अगर फर्दर सप्लाई के लिए आपका कोई व्हीकल यूज हुआ, यानी जो व्हीकल है आपने परचेज किया, मोटर व्हीकल परचेज करके आपने फर्दर आगे उसकी सप्लाई कर दी, आपने उसे सेल कर दिया, तो अगर आपने फर्दर सप्लाई के लिए उसे यूज किया तो आप उसके आईटीसी ले सकते हैं। इसमें मैं एक चीज और आप लोगों को इलाबोरेट करना चाहूंगी। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, वर्ड आपका सेल यूज नहीं हुआ, यहाँ आपका वर्ड यूज हुआ है सप्लाई। यानी आपने क्या करना है, मोटर व्हीकल को सप्लाई करना है। जैसे कि सप्लाई की डेफिनेशन हम सभी को पता है, उसके अंदर क्या क्या आता है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब हमारे पास किसके अंदर आता है? सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर। यानी अगर हमने इसमें से कोई भी एक्टिविटी की मोटर व्हीकल से रिलेटेड, सेल किया, ट्रांसफर किया, बार्टर किया, एक्सचेंज किया, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब हमारे पास सप्लाई के डेफिनेशन का पार्ट है। इनमें से आप कुछ भी करेंगे आपको उसके आईटीसी मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर आपने पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन की, पैसेंजर को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देने के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं अपने मोटर व्हीकल का, तो वो आपके पास क्या होगा? अलाउड होगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल, अगर मोटर व्हीकल की ड्राइविंग के लिए आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इसके लिए अलाउड होगा, आप उसके आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इनके आईटीसी ब्लॉक नहीं किए जाएंगे। यानी अगर हम मोटर व्हीकल की बात करें, सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी लेस देन 13 है
या फिर लेस देन इक्वल टू 13 है या 13 से ज्यादा है। अगर लेस देन इक्वल टू 13 है तो आप उसके ऊपर क्रॉस कर दीजिए, उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे। ग्रेटर देन 13 है तो उसके आईटीसी आपको अलाउड हो जाएंगे। ठीक है जी। और अगर लेस देन 13 है तो उसमें आप यहाँ देखिए, इस एक्सेप्शंस पे आइए। एक्सेप्शंस में सबसे पहले फर्दर सप्लाई है किसी भी तरीके का तो आप आईटीसी दे दीजिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है, आईटीसी दे दिए जाएंगे। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल है तो आईटीसी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें आईटीसी आपके ब्लॉक्ड नहीं होंगे किसी भी तरीके से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अंदर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5AA की, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5AA किसके बारे में बात करता है? वेसल एंड एयरक्राफ्ट के बारे में। वेसल एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर जनरली आपको जो आईटीसी है वो अलाउड नहीं होंगे, इसके आईटीसी जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। और इसके लिए भी मेरे पास कुछ एक एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अगर ये एक्सेप्शंस के अंदर आप लोग आते हैं तो आपको उसके आईटीसी मिल जाएंगे वेसल एंड एयरक्राफ्ट के। सबसे पहले तो वही सेम हमारे पास क्राइटेरिया है फर्दर सप्लाई का। अगर हम फर्दर सप्लाई कर रहे हैं अपनी गुड्स का, वेसल एंड एयरक्राफ्ट का, यानी यहाँ भी सप्लाई का मीनिंग मेरे पास सेम ही रहेगा। क्या? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। तो अगर आप इस तरीके से कोई फर्दर सप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा, हम उसके आईटीसी प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन की पैसेंजर्स की, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने यूज किया अपना वेसल या एयरक्राफ्ट तो आपको अलाउड हो जाएगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच व्हीकल, यानी अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं किस चीज के लिए? नेविगेशन ऑफ वेसल के लिए। आपने वेसल को नेविगेट करवाने के लिए ट्रेनिंग दी, उसके नेविगेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग दी तो आपके इसके आईटीसी अलाउड हो जाएंगे, ये दे दिए जाएंगे। और अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग, यानी उसकी फ्लाइंग से रिलेटेड आपने जो ट्रेनिंग दी एयरक्राफ्ट की, उसके ऊपर आपके आईटीसी अलाउड कर दिए जाएंगे, वो आईटीसी आपके डिसअलाउड नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, अगर आप वेसल और एयरक्राफ्ट को यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वेसल और एयरक्राफ्ट अगर यूज किए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए तो उसके जो आईटीसी हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, उसके आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं होंगे। यानी हमारे पास ये 4 ही केसेस हैं जिन केसेस के अंदर आपको आईटीसी प्रोवाइड होंगे, किसके? वेसल और एयरक्राफ्ट के। अदर देन दीज 4 आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। वो आईटीसी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5AA के तहत आपके क्या कर दिए जाएंगे? ब्लॉक कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम चलें इसके अलावा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज AB, इसके तहत आपको क्या कहा जाता है कि जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज, जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज की आपने मोटर व्हीकल की, एयरक्राफ्ट की या वेसल की, उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। अगर आपने इनसे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की है तो उनके आईटीसी आपको अलाउड नहीं किए जाएंगे। पर इसके भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। इफ वी यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड एज पर क्लॉज ए एंड क्लॉज AA, यानी कि अगर आपको क्लॉज ए या क्लॉज ए के अकॉर्डिंग उसके आईटीसी अलाउड कर दिए गए, किसके? मोटर व्हीकल के, वेसल के या एयरक्राफ्ट के। अगर आपको इन दोनों क्लॉज के तहत इनके आईटीसी अलाउड किए गए तो आप इनके जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के आईटीसी भी ले लेंगे, अदरवाइज आप इनके आईटीसी नहीं लेंगे। तो इसको अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो इस तरीके से हम इसका एक चार्ट बना सकते हैं कि अगर मैं यहाँ किसकी बात करूंगी? जनरल इंश्योरेंस की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, सर्विसेज की। ठीक है जी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मोटर व्हीकल के जो आईटीसी हैं वो आपको अलाउड कर दिए गए। दूसरा ऑप्शन हम ये लेंगे कि मोटर व्हीकल के आईटीसी आपको अलाउड नहीं किए गए। 2 ऑप्शन हमारे पास आए। तो इसमें हम ये ले सकते हैं कि अगर मोटर व्हीकल के आपको आईटीसी अलाउड किए गए हैं तो ये जो हमारे पास सर्विसेज है जनरल इंश्योरेंस की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज और अदर जो भी सर्विसेज हैं, इसके आईटीसी भी आपको मिल जाएंगे। अगर इसके आईटीसी अलाउड नहीं हुए तो इसके आईटीसी भी क्या होंगे? डिसअलाउड कर दिए जाएंगे, ब्लॉक्ड कर दिए जाएंगे, इनके आईटीसी भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर आपको मोटर व्हीकल के आईटीसी मिले तो ऑब्वियसली इन सर्विसेज के भी आपको आईटीसी मिल जाएंगे। अगर मोटर व्हीकल के आईटीसी हमें नहीं मिले तो इन सर्विसेज के भी आईटीसी हमें नहीं मिलेंगे, वो भी हमारे पास डिसअलाउड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट को
तो इनके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी हमें आईटीसी मिल जाएंगे। यानी हमने मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर किया, उससे रिलेटेड जो भी आपने इंश्योरेंस वगैरह की सर्विसेज दी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज दी या अदर सर्विसेज दी, तो उसकी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, इन सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड बाय हिम। यानी कि अगर हमने एक तरीके से कोई री इंश्योरेंस करवाया, री इंश्योरेंस किसका, जो भी हमने मोटर व्हीकल है उनका आगे इंश्योरेंस करवाया उसकी सप्लाई से रिलेटेड, तो उसके भी आईटीसी हम इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो गाइज ये जो था हमारे पास, ये सारा का सारा जो रिलेटेड था डाटा, ये हमारे पास अभी तक मोटर व्हीकल से रिलेटेड था। लेकिन इसके अलावा अगर आगे हम बात करें सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज बी की, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज बी में आपको कुछ एक गुड्स और सर्विसेज बताई गई हैं जिसकी आईटीसी आप नहीं ले सकते। ये सभी सर्विसेज जो हैं कौन कौन सी आ जाएंगे, सबसे पहले आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज। अगर आपने कैटरिंग की कोई भी सर्विसेज दी तो उसके आईटीसी आपको अलाउड नहीं होंगे, वो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही खर्चा क्यों ना हो। ध्यान रखिए, आप हो सकता है कि आपने कैटरिंग के जो खर्चे हैं कुछ एक, वो आपने अपने पीएनएल के अंदर डाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किए हो, इवन आप उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे तो भी वो आपके इसमें अलाउड नहीं होगा। आउटडोर कैटरिंग हो गया। फूड एंड बिवरेज की अगर हम बात करें, फूड एंड बिवरेजेस के खर्चे अगर आपने कोई दिखाए तो पीएनएल में तो आप ऑब्वियसली दिखा सकते हैं, लेकिन जीएसटी उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। हेल्थ सर्विसेज कई बार हम अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करते हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट का खर्चा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉइज की, तो ये जो खर्चे हैं ये आपके अलाउड नहीं होंगे। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी आपने अपने किसी एम्प्लॉय की करवाई है, इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा आपने अपने बिजनेस में दिखाया तो वो अलाउड नहीं होगा, उसके ऊपर आप आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। देखिए गाइस, मैंने जो पीछे बात की अभी, हमने सप्लाई से रिलेटेड अभी बात किया था कि जो सप्लाई है मोटर व्हीकल्स की, उसके अंदर सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब आता है। हमने यहाँ ये डिस्कस किया था कि अगर मोटर व्हीकल जो है लीज पे भी दे दिया गया, रेंट पे भी दे दिया गया, तो उसके आईटीसी अलाउड हो जाएंगे। लेकिन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज ए, इसने तो कुछ नहीं बोला इस बारे में, इसने कहा कि आप आईटीसी ले लीजिए। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज बी, इसने यहाँ पे आकर के ये बोल दिया कि अगर लीज, रेंट, हायरिंग किया है आपने कोई भी मोटर व्हीकल या वेसल या एयरक्राफ्ट, रेफर टू इन क्लोज ए और क्लोज ए, उसके ऊपर आपके आईटीसी नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आपने लीज पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, हायरिंग पे दे दिया मोटर व्हीकल, अब ये क्यों नहीं मिलेंगे, इसका भी रीजन है हमारे पास। देखिए हमारे पास क्या था कि कोई भी मोटर व्हीकल है, उस मोटर व्हीकल को हमने कहा उसकी सिटिंग कैपेसिटी में लेकर के चलूं, अगर लेस देन 13 है सिटिंग कैपेसिटी, तो उसके जनरली हमें आईटीसी नहीं मिलते। लेकिन इसमें क्या किया जाता था, कोई भी सिस्टर कंसर्न हम लोग बनाते हैं, कोई भी सब्सिडरी बना दी, उसने वो व्हीकल क्या किया, उसने वो व्हीकल परचेज कर लिया, उसके आईटीसी लेके वो आगे क्या किया जाता है, उसे लीज पे दे दिया जाता है। इसने अपनी फर्दर टैक्सेबल सप्लाई दिखा दी कि मैं लीज पे ले रहा हूँ, और हमने लीज पे लेके उसको क्या किया, एक तरीके से खर्चा दिखा दिया, उसे कैपिटलाइज नहीं किया हमने। अगर हम कैपिटलाइज करते तो ऑब्वियसली तो तब तो हमें क्रेडिट नहीं मिलते थे। तो ये लीज की वजह से इसका क्या किया जा रहा था, एक मिसयूज किया जा रहा था, इनडायरेक्टली आईटीसी जो थे वो यूज किए जा रहे थे। इन इनडायरेक्टली आईटीसी को जो यूज किया जा रहा था, इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, ये लीज वाला कंसेप्ट इसमें डाला गया। तो ये जो लीज वाला कंसेप्ट डाला गया, इसको डालने का रीजन क्या था कि ये जो हमारे पास एक तरीके से गलत तरीके से या एक इनडायरेक्ट तरीके से यूज हो रहा था आईटीसी का, उसे हम अवॉइड कर सकें। तो इसके अंदर वो भी हमारे पास यहाँ पे बता दिया गया कि हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयरिन। यानी जो ऊपर पर्पसेस बता रखे हैं उसके लिए अगर हम यूज करते हैं, फर्दर सप्लाई के लिए अगर हमने यूज किया फॉर एग्जांपल, या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए या ट्रेनिंग ड्राइविंग के लिए उसको हमने यूज किया, तो उसमें अलाउड हो जाएगा। अदर देन दैट हम लीज रेंटल के अंदर भी मोटर व्हीकल के आईटीसी नहीं ले सकते। इवन अगर आप इसमें ये दिखा दें
कि आपने एक कैब का रेंट आपने दिखाया अपने बिजनेस में, और कैब का जो रेंट है उसके ऊपर अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहें तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है रीलीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग, इसके लिए आप आईटीसी नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने अपने एम्प्लॉइज की लाइफ इंश्योरेंस करवाई या फिर हेल्थ इंश्योरेंस करवाया तो इसकी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। Provided that ITC of inward supply available if used for the same outward supply, यानी अगर आपने सेम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसके आईटीसी मिल जाएंगे, या फिर एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई, एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई के तौर पे आप उसको यूज कर रहे हैं। अब अगर आप मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी सबसे पहले तो कि कोई भी सर्विसेज जो इसमें मैंने ली वो एक तरीके से कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई में यूज कैसे कर सकती हूँ, जो ये मेरे पास क्लोज बी की सर्विसेज हैं। आप इसमें से मुझे कोई एग्जांपल देंगे? आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करेंगे if anyone is online। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी अगर कोई ऑनलाइन है तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए, ताकि मुझे लगे कि मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ किसी के साथ, खुद से बातें नहीं कर रही हूँ। प्लीज मेरी वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैडम। यस मैम आ रही है। हाँ जी, तो प्लीज आप लोग अपने कैमरास ऑन रखिए ताकि मुझे यूं लगे कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रही हूँ। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यस सर, आई रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स टू सेशन कैन। हाँ जी, तो सर इसमें मैं आप लोगों से एक एग्जांपल चाहूंगी या ऐसा कोई केस चाहूंगी। यहाँ पे हमें साफ साफ दिया गया है कि यूज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि जनरली तो हमारे पास ये जो सब चीजें हैं, मैं इसे रब कर देती हूँ, आप लोगों को दिख जाएगा। जनरली हमारे पास क्या कहा गया है कि इन सभी चीजों के ऊपर हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। ये जो मेरे पास आउटडोर कैटरिंग है, बिवरेज है, फूड है, इन सबके ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं होगा, लेकिन नीचे हमें दिया हुआ प्रोवाइडेड दैट इट इज यूज्ड एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल और कंपोजिट सप्लाई, यानी अगर टैक्सेबल और कंपोजिट सप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके आईटीसी मिल जाएंगे। तो टैक्सेबल और कंपोजिट सप्लाई के तौर पे किस तरीके से यूज होगा मैं ये बताना चाहूंगी। जैसे अब कैटरिंग का ही मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है जी। जनरली कैटरिंग के ऊपर या फिर ये फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन मिक्स्ड सप्लाई के तौर पे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, हमारे सीए फर्टिलिटी के ऊपर ही लूं, तो अभी कोई भी सीपीआर हमने रखे या फिर कोई भी सेमिनार हमने रखा, उस सेमिनार के अंदर इंक्लूडिंग लंच हमने वो सेमिनार रखा, तो जो खर्चे हैं, खर्चे इंक्लूडिंग लंच, लंच जो है, हाँ, यहाँ पे जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई हम यहाँ लंच को नहीं लेंगे, मेन सप्लाई हम किसको लेंगे? सेमिनार को। तो लंच क्या हो गया? इसका एक कंपोजिट पार्ट हो गया, या इसको हम एक मिक्स्ड सप्लाई का रूप दे सकते हैं कि मिक्स्ड सप्लाई के तौर पे दिए गए। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी खर्चे को, इनमें से किए गए किसी भी खर्चे को मिक्स्ड सप्लाई के तौर पे दिखाएंगे तो उसके आईटीसी हमें मिल जाएंगे, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेंगे। अगर किसी भी खर्चे को आप कंपोजिट सप्लाई के तौर पे दिखाएं या किसी भी खर्चे को आप मिक्स्ड सप्लाई के तौर पे दिखाएं तो आप उसका आईटीसी ले लीजिए। अदरवाइज जनरली डायरेक्टली मैं इनका आईटीसी क्लेम करना चाहूँ तो इनका आईटीसी डायरेक्टली मुझे अलाउड नहीं होगा, वो डायरेक्टली मुझे नहीं मिलेगा। आगे अगर हम बात करें, आगे हमारे पास क्या है? मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस। अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे, आप उसके आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज, अगर आपने ट्रैवलिंग से रिलेटेड बेनिफिट्स दिए या फिर वेकेशन के टाइम पे जो लीव है, होम ट्रैवल कंसेशन दिए, उससे रिलेटेड कोई भी आपने उनको बेनिफिट्स दिए, उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे। प्रोवाइडेड दैट आईटीसी ऑफ सच, यहाँ पे सच हमारे पास सच इन द सेंस कि जो क्लोज बी है, क्लोज बी से रिलेटेड ही बात कर रहा है, पीछे किसी की बात नहीं कर रहा, क्लोज ए या ए या एबी की। आईटीसी ऑफ सच गुड्स सर्विसेज और बोथ वर्ड यहाँ रह गया, गुड सर्विसेज और बोथ अवेलेबल
इफ इट इज ऑब्लिगेटरी अंडर एनी लॉ, यानी अगर कोई लॉ आपको स्पेसिफिकली बोलता है कि आप इनसे रिलेटेड कोई खर्चा कीजिए, जो ये हमारे पास ऊपर खर्चे दिए गए थे, अगर कोई लॉ ही आपको कहता है कि आप इनसे रिलेटेड कोई खर्चा कीजिए तो आप उसके आईटीसी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं फैक्ट्री लॉ, फैक्ट्री लॉ क्या बोलता है कि कैंटीन का होना जरूरी है, कैंटीन का होना जरूरी है। तो अगर फैक्ट्री का लॉ ही आपको ये कह रहा है किसी लॉ के अंतर्गत आपको कैंटीन बनानी जरूरी है, तो आप उसके खर्चे क्लेम उसके जो आईटीसी है, आईटीसी आप उसके क्लेम कर सकते हैं, उसके आईटीसी आपके लिए ब्लॉक्ड नहीं किए जाएंगे, उसके आईटीसी आपको अलाउड कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो यहां तक अगर आप लोगों का किसी का कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इज देयर एनी डाउट ऑफ एनीवन? चलिए जी, किसी का कोई डाउट नहीं है, इसीलिए कोई रिप्लाई नहीं आया। नाउ मूव ऑन टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज सी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज सी which is the most important section of blocked credit। ये बात करता है हमारे पास किसकी? वर्क कॉन्ट्रैक्ट की। सबसे पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम देखें तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या है? एक तरीके से सप्लाई ऑफ सर्विसेज इसके अंदर दी जाती हैं विच मे इन्वॉल्व गुड्स, यानी इसके अंदर गुड्स इन्वॉल्व हो भी सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स इन्वॉल्व ना हो, वो मेरे पास क्या आएगा? वर्क कॉन्ट्रैक्ट आएगा। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों को एक साथ क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है, एक साथ सप्लाई किया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो जीएसटी लगता है वो सर्विसेज के ऊपर लगता है, गुड्स के ऊपर नहीं लगता। यहाँ जीएसटी सर्विसेज पर लगेगा। यहाँ हमारे पास क्या दिया है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट के जो हमारे पास आईटीसी होंगे वो तो ब्लॉक कर दिए गए हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया? एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, यानी प्लांट एंड मशीनरी के आपको आईटीसी अलाउड है, लेकिन अदर देन प्लांट एंड मशीनरी जितने भी हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी उसके आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, उसके आईटीसी आपको डिसअलाउड कर दिए जाएंगे। Where it is an input services for further supply of contract of service, यानी अगर आपने कोई फर्दर सप्लाई किया, क्या किया मैंने? एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, उसने फर्दर किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसने फर्दर किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो अगर फर्दर आपने किसी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर है ना, यहाँ इस सब कॉन्ट्रैक्टर के आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया? उसी सेम चीज से रिलेटेड आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो फर्दर सप्लाई अगर हम ऐसे किसी चीज की करेंगे तो उसके हमें आईटीसी अलाउड कर दिए जाएंगे, वो आईटीसी हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें एक्सप्लेनेशन, हम इसमें देखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज सी एंड क्लोज डी। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी क्लोज डी के लिए भी और क्लोज सी के लिए भी। क्लॉज सी और डी के लिए अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फॉर द पर्पस ऑफ clauses C and D, the expression construction includes the reconstruction, renovation, addition, alteration or repair to the extent of capitalization of immovable property। यानी immovable property के आप कंस्ट्रक्शन करवाएं, रिकंस्ट्रक्शन करवाएं, एडिशन करवाएं, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, कुछ भी करवाइए, आपके पास उसके जो आईटीसी हैं वो इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे। यानी कंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा, अल्टरेशन, रिनोवेशन, एडिशन, ये सब किसका पार्ट होंगे? कंस्ट्रक्शन का पार्ट होंगे। अगर कंस्ट्रक्शन के आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन, एडिशन, रिनोवेशन, इन किसी के भी आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। पर इसके अंदर जो एक लाइन आप देखेंगे वो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जितना आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट कैपिटलाइज्ड किया है वो कैपिटलाइज्ड पार्ट तक के आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। अगर मैं उसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दूं तो आईटीसी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ खर्चा किया छोटा मोटा, कुछ टाइल्स टूट गई ऑफिस में तो मैंने उसको ठीक करवाया, 5000 का खर्चा आया और जीएसटी का बिल सामने वाला पर्सन मुझे लेके गया तो मैंने उसको रिपेयर में डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में खड़ा कर दिया। अगर मैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस में खड़ा करूंगी तो आईटीसी मिल जाएगा, उसके आईटीसी डिसअलाउड नहीं होंगे। लेकिन अगर
मैं उसके खर्चे को कैपिटलाइज कर दूं, कैपिटलाइज कर दूंगी तो आईटीसी नहीं मिलेंगे, उसके आईटीसी क्या कर दिए जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे। टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप कैपिटलाइजेशन करेंगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। अगर वो खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकता है, तो आपको उसके आईटीसी मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं एक्सप्लेनेशन 2 की बात करूं, एक्सप्लेनेशन 2 बताता है प्लांट एंड मशीनरी। हमने यहाँ देखा कि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो था आईटीसी अलाउड था, तो सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी मींस इक्विपमेंट एंड मशीनरी, यानी कोई भी इक्विपमेंट जो है और मशीनरी वो हमारे पास किसका पार्ट माना जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का। फिक्स्ड टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी, फिक्स्ड टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होगी, क्या इसके अंदर जो है बताया जा रहा है? आप लोग मुझे बताएंगे कोई इसका एग्जांपल। फिक्स्ड टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जैसे कि कोई भी प्लांट है, ये एक तरीके का प्लांट है, हमने क्या किया, एक सीमेंटेड कोई भी इसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया ताकि ये खड़ा हो सके। इसको एक सीमेंटेड या फिर किसी भी तरीके से कोई एक बिल्डिंग की फॉर्मेट थोड़ा सा हमने नीचे दिया, कंस्ट्रक्शन किया, सिविल कंस्ट्रक्शन किया, सिविल स्ट्रक्चर इसका तैयार किया, यहाँ पे सीमेंट वगैरह सब इसके अंदर यूज किया, और ये ऊपर का हमारे पास क्या है, प्लांट। तो यानी इसके अंदर ये चीज भी इंक्लूड होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिविल स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये बिल्डिंग का पार्ट है और हम इसके अंदर आईटीसी नहीं देंगे, आईटीसी ब्लॉक कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी जो है इसके लिए कोई सिविल स्ट्रक्चर भी हमने बनाया यहाँ पे, तो भी इसकी आईटीसी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसके आईटीसी क्या होंगे, अलाउड होंगे। दैट नेक्स्ट वन हमारे पास जो इसके अंदर बताया जा रहा है, दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई, यानी आउटवर्ड सप्लाई के लिए आपने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी का यूज किया फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और वर्क, उसके आपको आईटीसी मिल जाएंगे। इंक्लूड्स such foundation and structural supports but exclude land, building और other civil structure, यानी जो सिविल स्ट्रक्चर प्लांट को एक बेस देने के लिए जरूरी था, प्लांट को खड़ा करने के लिए जरूरी था, वो सिविल स्ट्रक्चर तो आपको अलाउड है। अदर देन दैट आपको कोई भी सिविल स्ट्रक्चर जो है वो अलाउड नहीं होगा, आप उसके आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें टेलीकम्युनिकेशन टावर, टेलीकम्युनिकेशन टावर जो है इसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद आपके पास पाइपलाइन दी हुई है विच इज लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, आउटसाइड द फैक्ट्री वाले जो है आपके पास वो अलाउड नहीं होंगे। बट इससे हमारे पास ध्यान से देखिए, आउटसाइड वर्ड यूज है तो इनसाइड का मतलब, इसका मतलब क्या है, इनसाइड द फैक्ट्री अगर कोई पाइपलाइन आपने डाली है तो इनसाइड फैक्ट्री की जो पाइपलाइन है उसके आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं, उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लोगों को मिल जाएंगे। ये हमारे पास था वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी। नेक्स्ट अगर हम देखें सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी, डेफिनेशन इससे रिलेटेड हम प्लांट एंड मशीनरी की और वर्क कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर बात किस चीज की हुई है, तो इसकी और इस क्लॉज सी और क्लॉज डी के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। इसके अंदर वर्ड यूज हुआ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ गुड्स सर्विसेज और बोथ, यानी यहाँ तो हमने क्या किया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विस थी यानी गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों एक साथ ली, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोज डी के अंदर या तो गुड्स या सर्विसेज या बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन। इसके अंदर मेन जो हमारे पास चीज है ना वो ये है कि आपने क्या किया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज नहीं ली, आपने गुड्स अलग से ली, सर्विसेज अलग से ली। आपने बोला गुड्स तो मैं खुद ले आऊंगा, सर्विसेज आप दे दो, या फिर सर्विसेज मेरी हो गई, गुड्स आप प्रोवाइड कर दो, ऐसा सा हमने कुछ किया। और उनको मिला करके आपने क्या किया, गुड्स अलग खरीदी, सीमेंट अलग खरीदी, रोड़ी बजरी सब अलग खरीदा, ब्रिक्स अलग खरीदी, और आपने उसका यूज करके क्या किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने बिल्डिंग खड़ी कर ली तो भी उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट यहाँ भी वर्ड क्या यूज हुआ, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है जी, यहाँ भी किसकी बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हुई है। अब आगे आपके पास क्या दिया हुआ है, ऑन हिज ओन अकाउंट। ऑन हिज ओन अकाउंट का मतलब खुद की बिल्डिंग बनाई, खुद के बिजनेस के लिए बिल्डिंग बनाई, तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। इंक्लूडिंग व्हेन यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस,
यानी चाहे वो बिल्डिंग आप अपने बिजनेस के लिए यूज क्यों ना कर रहे हो, आप क्या करेंगे, उसके अमाउंट को कैपिटलाइज कर देंगे। अगर आपने उसके अमाउंट को कैपिटलाइज किया तो अभी आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि अगर आपने किसी भी कैपिटलाइज कोई भी अमाउंट की होगी उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो पीएनएल के अंदर आप डेबिट कर सकते हैं आइटम्स, उन्हीं के आपको आईटीसी मिल सकते हैं। उससे रिलेटेड भी हमने कंडीशंस पीछे देखी हैं ऑलरेडी। अब इसके अंदर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक शॉप ली एक शॉप ली, उस शॉप को अभी कंस्ट्रक्ट करना है कॉन्ट्रैक्टर ने, और हमने एडवांस दे दिया। शॉप एक्चुअल में कितने की है, 10 लाख की, और हमने एडवांस मनी दे दी 10%, यानी कि 1 लाख रुपीज। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का जवाब चाहूंगी, क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा गाइस, क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा? हमने एक शॉप ली, एडवांस में उसके ऊपर पैसे दिए 10%, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए? Is there any answer of anyone? मैम आना चाहिए, सर्विस है बेसिकली, सर्विस पे तो एडवांस पे भी जीएसटी लगता है। बिल्कुल, ये सर्विसेज है, इसके ऊपर एडवांस पे जीएसटी लगेगा। अब ये सर्विसेज सबसे पहले किस सेक्शन के अंदर आएंगे? चलिए मैं सबसे पहले तो ये बात करूं कि एडवांस के अंदर हमने 10% दिया, यहाँ पे शेड्यूल 2 सबसे पहले आ जाएगा। शेड्यूल 2 पैरा 5 वो क्या कहता है कि अगर एडवांस आपने कुछ भी दे दिया बिल्डिंग से रिलेटेड तो आपको उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। कुछ भी एडवांस नहीं देते, सारा का सारा पैसा अगर आपके पास लास्ट में मिलता है, या तो फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद या फिर उसके कंप्लीशन के बाद, जब आपने हैंडओवर कर दी बिल्डिंग उसके बाद दिया आपने, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर शेड्यूल 2 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जीएसटी तो इसके ऊपर बन जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है। बात ये आती है कि गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है, तो किसकी सप्लाई मानी जाएगी, गुड्स की या सर्विसेज की? अभी फिर 25 रजिस्ट्रेट किया, शॉप रेंट पे लिए तो सर्विस होना चाहिए। हाँ जी, शॉप रेंट पे लिए तो सर्विस होना चाहिए। नहीं, रेंट पे नहीं है सर, शॉप हम अपनी लेने वाले हैं, खुद की है। अच्छा, हाँ तो जी। आफ्टर कंप्लीशन ले रहे हैं तो शेड्यूल 2 में कवर होके बाहर हो जाएगी। सर आफ्टर कंप्लीशन नहीं ले रहे हैं, एडवांस हमने दे दिया ऑलरेडी 10%। फिर तो सर्विस है। फिर ये सर्विस है, तो क्या इसके आईटीसी हम क्लेम कर पाएंगे सर? इसकी आईटीसी मैम इसकी आईटीसी नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो गया और हम फर्दर सप्लाई यूज नहीं कर। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन एक चीज में थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ हो गई। वो क्या है, आईटीसी ऑब्वियसली हम इसके नहीं ले पाएंगे, सर्विसेज है ये, 18% इसके ऊपर आईटीसी लगेगा जो भी आपने सर्विसेज दी। लेकिन जो इसके आईटीसी है वो ब्लॉक्ड होंगे सब सेक्शन डी में, सॉरी क्लॉज डी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं थी हमारी, ये हमारे पास किसके अंदर आया, सर्विसेज के अंदर आया। एज पर शेड्यूल 2 पैरा 5 ये हमारे पास सर्विसेज के अंदर चला जाता है। तो इसके जो ब्लॉक्ड होंगे क्रेडिट वो एज पर क्लोज डी होंगे, क्लोज सी नहीं होंगे। क्लोज सी में सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्ट के हो जाएंगे। बाकी बहुत अच्छा आंसर था सर आपका, थैंक यू मैम। वेलकम सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, हम आ जाएंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई पे। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई में हमारे पास वो आईटीसी आ जाएंगे जो कॉम्पोजिशन डीलर से रिलेटेड होती हैं। अब सबसे पहले तो अगर हम बात करें ना, तो कॉम्पोजिशन डीलर तो टैक्स काट ही नहीं सकता, टैक्स हमारे ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। ठीक है जी। सबसे पहली बात तो ये देखिए, कोई भी कॉम्पोजिशन डीलर है वो खुद ही बियर करेगा टैक्सेस, वो सामने वाले से रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट क्या कहती है, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कहता है कि बाय चांस किसी कॉम्पोजिशन डीलर ने आपसे ले लिए टैक्स, उसने गलती कर दी, ये नहीं कह रहा कि कॉम्पोजिशन डीलर जो है वो अपनी जगह पे करेक्ट है, वो कह रहा है कॉम्पोजिशन डीलर अपनी जगह पे गलत है, उसने गलती से आपसे टैक्स ले लिया, तो अब आप समझदार बनिए, आप उस टैक्स के आईटीसी जो है वो क्लेम नहीं करेंगे एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई, आप उसके आईटीसी नहीं लेंगे। ठीक है जी। इसमें तो खैर ज्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं है बताने वाली, हम नेक्स्ट उस पर मूव कर जाते हैं सब क्लोज पे। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एफ, ये क्या कहता है, गुड्स सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय एनआरटीपी। एनआरटीपी ने अगर कोई गुड्स और सर्विसेज रिसीव किए एक्सेप्ट
गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, अगर वो गुड्स को इंपोर्ट करके ला रहा है तो आपको उसके आईटीसी मिल जाएंगे, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात तो इसमें हम थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करें। सीटीपी अगर है, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तो आईटीसी अलाउड होते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के आईटीसी डिसअलाउड नहीं किए गए, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं सीटीपी और एनआरटीपी को एक साथ पढ़ते हैं, तो हम ये सोचते हैं यार सीटीपी भी उसी के साथ है, नहीं, सीटीपी इसके आईटीसी अलाउड है। हम बात कर रहे हैं यहाँ एनआरटीपी की, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है वो क्या इंडिया में आया, उसके बाद इंडिया में जब वो आया तो कुछ एक गुड्स उसने इंपोर्ट करके लाया इंडिया में, तो जो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करके लाया उसके उसने आईजीएसटी पे किए होंगे, इसका आईटीसी उसे मिल जाएगा, इसका आईटीसी वो अवेल कर सकता है, इसका आईटीसी उसे मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा उसने क्या किया, यहाँ आने के बाद होटल फैसिलिटीज ली, ठीक है, कैब रेंट पे ली, या अदर कोई भी फैसिलिटीज ली, कोई भी सर्विसेज इंडिया में आके यूज की, तो इन सब के आईटीसी उसे अलाउड नहीं होंगे, इन सब के आईटीसी उसे नहीं मिलेंगे। एक चीज जो इसमें और ध्यान रखने वाली बात है, मैं वो भी शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। अगर हमने कोई भी पर्सन है वो अभी इंडिया में आया नहीं है, मैं बात करूं जापान का कोई पर्सन है, उससे हमें सर्विसेज लेनी है, जापान के किसी पर्सन से हमने सर्विसेज लेनी है, अभी इंडिया में नहीं आया, वो जापान में ही है, और हमने पहले ही उसके इंडिया में आने से पहले ही उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इंडिया में आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, अब सर्विसेज क्या है, वो इंडिया में आके दे रहा है, हमारी कोई मशीनरी खराब हो गई थी, वो इंडिया में आके अब क्या करेगा, उसे ठीक करेगा, तो इसके आईटीसी जो है क्या वो आपको मिलेंगे? अभी वो इंडिया में नहीं था, इंडिया के बाहर ही था, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और अब उसने इंडिया में आके हमारी मशीनरी को ठीक करना है, इंडिया में आने के बाद वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ही बनेगा। लेकिन क्या इस केस में हमें आईटीसी मिल जाएंगे या वो आईटीसी ब्लॉक कर दिए जाएंगे? एनीवन वांट टू गिव आंसर? ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक हो जाएंगे, किस बेस पे सर? क्योंकि वो एनआरटीपी में अगर कवर हो गया तो सिर्फ उसे गुड्स का ही अलाउ है, मतलब स्पेसिफिकली रिटर्न की गुड्स का ही अलाउड है जो ला रहा है। तो सर मे आई नो योर गुड नेम प्लीज? मैम सीए मयंक। सीए मयंक। मयंक जी, इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है एक्चुअली। देखिए यहाँ पे क्या था, एनआरटीपी जो है वो बना वो इंडिया में आने के बाद, नो डाउट, लेकिन ट्विस्ट क्या था कि जो जापान के अंदर वो पर्सन था और उसके इंडिया में आने से पहले ही हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास इंपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा, यानी उसके एनआरटीपी तो वो बाद में बना ना इंडिया में आने के बाद, तो यहाँ इंपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा, यानी अगर इंडिया में आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना हमारा उससे, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बनके उसके आईटीसी हमें मिल जाएंगे, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये मतलब पहले अगर हाँ पहले अगर बन गया तो हम उसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के तौर पे देखेंगे। ओके, अगर हमारा पहले एनआरटीपी होते और फिर ये सर्विस लेते फिर तो ऑब्वियसली नेगेटिव लिस्ट। हाँ जी, फिर नेगेटिव लिस्ट के अंदर चला जाता है, फिर वो ब्लॉक हो जाता है सर। ओके, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज जी, क्लोज जी क्या कहता है कि अगर आपने पर्सनल कंजम्पशन की किसी भी गुड्स की, सर्विसेज की, या बोथ उनके कॉम्बिनेशन की, तो उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे आपको। पर्सनल कंजम्पशन के अंदर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर दो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, मैं पर्सनल कंजम्पशन की बात करूंगी। एक तो आपके पास क्या हो गया कि आप ऑलरेडी आईटीसी ले चुके हैं, और एक आपके पास क्या होगा कि आपने आईटीसी लिए ही नहीं उस पर्सनल कंजम्पशन से रिलेटेड। अगर आपने ऑलरेडी आईटीसी ले ली तो आप उस आईटीसी को रिवर्स कर दीजिए, जनरली हम लोग रिवर्स करते हैं, लेकिन अगर मैं एज पर रूल बात करूं तो आपको ये कहा जाता है कि आप रिवर्स मत कीजिए, आप उसे फर्दर सप्लाई दिखाइए, आप उसे क्या दिखाइए, फर्दर सप्लाई दिखाइए। लेकिन जनरली हम लोग उसे रिवर्स करते हैं, फर्दर सप्लाई नहीं दिखाते, क्योंकि अगर फर्दर सप्लाई दिखा दिया तो हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, रूल 30 लग जाएगा। रूल 30 के अकॉर्डिंग हमें उसे क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, और वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, 110% की वैल्यूएशन हो जाएगी। यानी इससे हमने कंज्यूम कर ली गुड्स, पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले ली, यहाँ पर 10% जो अबव वैल्यूएशन आई उसका जीएसटी तो जेब से लग जाएगा ना, उसका जीएसटी तो हमें देना पड़ेगा। तो रूल हमें क्या कहता है कि उसको फर्दर सप्लाई काउंट करो या उसके आईटीसी लो ही मत। तो इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, उसके आईटीसी रिवर्स कर देते हैं। ठीक है जी,
तो लेकिन हमें देख लेना चाहिए कि उतने आईटीसी पीछे से मेंटेन्ड भी है या नहीं है, अदरवाइज उसका फिर हमें टैक्स वगैरह इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स लेनी है तो आप स्टार्टिंग में उसका आईटीसी ही मत लीजिए, और अगर ले लिया है तो रिवर्स कर दीजिए और पहले देख लीजिए कि वो जो मेंटेन्ड भी थे या वो आईटीसी नहीं थे। अदरवाइज हम इसको क्या कर सकते हैं, फर्दर सप्लाई दिखा सकते हैं, और फर्दर सप्लाई दिखाया तो ऑब्वियसली रूल 30 के अकॉर्डिंग हमें इसका क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, विच इज 110%। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लॉज। नेक्स्ट क्लॉज की तरफ हम मूव करेंगे। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच, गुड्स लॉस्ट, स्टॉलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ, विच और बाय वे ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, इनके बारे में बात करता है। मैं इनके डिस्कशन एक अलग तरीके से चार्ट बना करके लेना चाहूंगी जिससे हम लोगों को भी थोड़ी आसानी हो जाए समझने में। सबसे पहले हमारे पास जो बात की गई वो किसकी बात की गई, गुड्स लॉस्ट, स्टॉलन और डिस्ट्रॉयड। अब देखिए ये जो मेरे पास, पहले हम इन तीन चीजों पे बात करेंगे। जो भी गुड्स लॉस्ट, स्टॉलन और डिस्ट्रॉयड हुई, या तो वो इन ट्रांजिट हो सकती है हमारे पास, यानी क्या था, स्टॉक हमारे पास रास्ते में थे, इन ट्रांजिट थे और वो लॉस हो गए, कुछ भी डैमेज हो गए, इवापोरेट हो गए, इससे रिलेटेड लॉस हो सकता है। या फिर स्टोर के अंदर गुड्स थी, इससे रिलेटेड कोई भी लॉस हो गया। तो ये जो लॉस हुए इनसे रिलेटेड आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे, इनके आईटीसी आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा भी हमारे पास जो ये गुड्स हैं इनसे रिलेटेड लॉस हो सकता है। सबसे पहले तो डब्ल्यूआईपी लॉस। डब्ल्यूआईपी लॉस यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स हैं। अब वर्क इन प्रोग्रेस में आपने क्या किया, आपने रॉ मटेरियल को लगा दिया गुड्स बनने के लेके। देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके पास वर्क इन प्रोग्रेस तो होगा ना कुछ एक, या फिर फिनिश प्रोडक्ट लॉस। अब इसमें आपने क्या किया इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में आपने गुड्स तो इन्वॉल्व कर दी, गुड्स इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व हो चुकी हैं, रॉ मटेरियल आपका यूज हो चुका है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए लॉ की कोई क्लैरिटी नहीं है फिलहाल, लॉ ने कुछ भी क्लियर नहीं किया कि इनके आईटीसी अलाउड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन जनरली अभी इनके आईटीसी लिए जा रहे हैं। रीजन बीइंग कि वो जो गुड्स हैं, अब ऐसा है कई बार हम गुड्स बना रहे होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा होता है, कुछ इवेपोरेशन हो गई या कुछ नॉर्मल लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया, अब गुड्स तो आपकी यूज हो गई ना बिजनेस के अंदर, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस गुड्स तो आपने यूज कर ली, तो इसके आईटीसी जो है आपको मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। तो जनरली फिलहाल हम इसके आईटीसी जो है सभी क्लेम कर रहे हैं, और जो ओपिनियन जितने मैंने पढ़े हैं उसके अंदर यही दिया हुआ है कि ये आईटीसी हमें क्लेम कर लेने चाहिए। बट लो 100% क्लियर नहीं है इस चीज पे कि हम आईटीसी इसका लें या ना लें, लो के अंदर अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम बात करें रिटर्न ऑफ की, रिटर्न ऑफ के केस में आपको साफ साफ दिया गया है, वैसे तो देखिए थोड़ा सा इनजस्टिस भी है, रिटर्न ऑफ के केस में आपको साफ साफ दिया गया है कि आपकी कोई भी गुड्स, कोई भी कैपिटल एसेट पड़ी है बिजनेस की और आपने क्या कर दिया, उसकी राइट ऑफ कर दिया, उसकी वैल्यू जो है राइट ऑफ कर दी, खत्म कर दी, तो इस केस में आपको उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे, सॉरी आईटीसी सारे के सारे पूरे के पूरे रिवर्स करने पड़ेंगे। कोई 10 लाख की एसेट थी, आज उसकी वैल्यू कितनी है बुक्स के अंदर, 2 लाख है, आपने 2 लाख के 2 लाख राइट ऑफ कर दिए, तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि 2 लाख के आईटीसी राइट ऑफ नहीं करने, या फिर ऐसा नहीं है कि क्वार्टरली या 5% 10% कम कर दो, या ऐसी कोई कैलकुलेशन भी नहीं दी है जीएसटी डिपार्टमेंट ने। जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या कहा है, पूरे के पूरे 10 लाख को उठाओ, उसके ऊपर के जितने आईटीसी थे उस गुड्स की पूरी वैल्यू के आईटीसी वो सबके सब रिवर्स कर दो, वो सबके सब आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। यानी ये जो है एक तरीके से तो देखिए इनजस्टिस है कि हमने इतना टाइम एसेट यूज भी की, तो पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर आप लोग रिटर्न ऑफ क्यों करवा रहे हैं, क्वेश्चन तो है सभी का, लेकिन आंसर अभी हमारे पास भी नहीं है। रीजन बीइंग लो ने इसके ऊपर जो दिया है वो यही दिया है कि आपको पूरे आईटीसी जो है वो रिवर्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट फ्री सैंपल्स की बात करेंगे। एज अ फ्री सैंपल और गिफ्ट आपने कोई भी गुड्स जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, एज अ फ्री सैंपल और गिफ्ट आपने कोई भी गुड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट की
तो इसके अंदर भी भाई दो ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास, एक तो हमने आईटीसी ले लिया और एक हमने आईटीसी नहीं लिया। यानी आईटीसी कब नहीं लेंगे, जब हमें ऑलरेडी पता है कि हमें एज अ फ्री सैंपल और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, दिवाली का मौका है भाई, सभी एम्प्लॉइज को देने ही फ्री है, फ्री गिफ्ट ही देने हैं। तो अगर हमें ऑलरेडी पता है कि हम इसे फ्री सैंपल ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो हमने क्या किया, आईटीसी नहीं लिया। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, रिवर्सल तो होगा ही नहीं क्योंकि लिया ही नहीं है, पहले क्लेम ही नहीं किया। लेकिन अगर ऑलरेडी आप आईटीसी ले चुके हैं तो इसमें भी दो ऑप्शन आ गए, आईटीसी रिवर्स कर दीजिए, या तो आईटीसी रिवर्स कर दीजिए या फिर फर्दर सप्लाई ट्रीट कर लीजिए। और फर्दर सप्लाई किस हिसाब से ट्रीट होगी, शेड्यूल 1 पैरा 1। शेड्यूल 1 पैरा 1 क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी चीज चाहे फ्रीली क्यों नहीं ट्रांसफर की हो, परमानेंटली ट्रांसफर कर दी हो, कोई भी एसेट, ध्यान रखिए वो सिर्फ कैपिटल एसेट की बात नहीं करता, उसमें वर्ड क्या यूज था, एसेट। अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर की तो इसके आईटीसी आपके इसके ये आपकी क्या मानी जाएगी, फर्दर सप्लाई मानी जाएगी। वैल्यूएशन कहाँ हो जाएगी इसकी, रूल 30 में वैल्यूएशन होगी 110% के रेट से। तो इस केस में भी आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास थोड़ा महंगा पड़ जाएगा क्योंकि 10% की आईटीसी 10% का जीएसटी आपको जेब से पे करना पड़ जाएगा इस केस में। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज आई, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज आई ये क्या कहता है कि टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 74। अगर सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग हमने कोई भी टैक्स पे कर दिया या सेक्शन 1, हाँ जी हाँ जी, हेलो सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ मैडम, दिवाली पे एम्प्लॉइज को गिफ्ट दिए, हाँ जी, और वो परचेज किए तो उसका आईटीसी मिल जाएगा? सर जो दिवाली पे आपने एज अ फ्री गिफ्ट्स बांटे ना, वो फ्री गिफ्ट्स का आईटीसी नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक कर दिया गया है इसमें। नहीं, दिवाली पे टीवी खरीदे एम्प्लॉइज को देने के लिए, हाँ जी, तो उसका आईटीसी फ्री गिफ्ट के में कवर होगा या फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रमोशन, या आपने सप्लायर्स को दिए टीवी वगैरह या कंबल जो दिवाली पे दिए, सप्लायर्स को दिए, एम्प्लॉइज को दिए? सर वो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट का पार्ट दिखा लेंगे कि आपने एडवर्टाइजमेंट पर्पस से उसको दिया है और उसका खर्चा दिखा लेंगे आप। लेकिन अगर आपने अपनी गुड्स दी हैं उससे रिलेटेड, आपने अगर बाहर से जो परचेज किया उसका और एडवर्टाइजमेंट पर्पस से आपने उसका खर्चा दिखाया कि हमने एडवर्टाइजमेंट पर्पस से लिया है, आप उसको P&L में हाँ, डालेंगे हमने अपने अपने खर्चे को एडवर्टाइजमेंट के लिए। कस्टमर्स को दिया बिजनेस प्रमोशन में, उसे डेबिट किया, और जो एम्प्लॉइज को दिया वो फेस्टिवल एक्सपेंसेस में डेबिट किया। हाँ जी, तो क्या उसका आईटी बिल्कुल ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं। आप उसको P&L में दिखाइए और बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस में या एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग दिखाइए। तो वो फ्री गिफ्ट में कवर तो नहीं होगा कि ये फ्री में टीवी बांट दिए तो इसका आईटीसी नहीं मिल सकता? सर एज अ सैंपल मत दिखाइए ना कि सैम्पलिंग के तौर पे आपने दिया या जनरली एज ही गिफ्ट बांट दिया आपने, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग दिखाइए। तो फ्री सैंपल भी हम बिजनेस प्रमोशन में ही दिखाते हैं, तो फ्री सैंपल्स जो हमने बांटे हैं उसका मिल सकता है अगर हम बिजनेस प्रमोशन में दिखा रहे हैं? सर आप फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दिखाइए ना कि बिजनेस के फर्दरेंस के लिए आपको जरूरी थे। अगर आप उसमें ये प्रूव कर पाते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए ये खर्चे जरूरी थे, तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। आप उसी से रिलेटेड गुड्स बांटिए ना सर, जो आपको सच में ऐसा प्रूफ भी होना चाहिए ना आपके पास कि एडवर्टाइजमेंट पर्पस से आपने दिए हैं उसको, आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट रियलिटी में हुई उससे बिजनेस की। ऐसा है सर, हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड भी तो होना चाहिए ना वो एडवर्टाइजमेंट आपका। नहीं, कस्टमर्स है हमारे, हमारा माल बेचते हैं आगे, तो हाँ जी, दिवाली पे उनको टीवी दिए फॉर दी पर्पस ऑफ प्रमोशन के लिए, आप हम से खरीदें और बांटें, मतलब सेल करें हमारी आइटम। तो सर हमारी बिजनेस आइटम किस तो चीज का है टीवी नहीं सर? है, हम बिजनेस तो कपड़े का है। तो सर टीवी बांटने से आपके एडवर्टाइजमेंट थोड़ी हो जाएगी, वो तो फ्री गिफ्ट्स बांटे जाएंगे ना एक तरीके से। तो जो ये आपने फ्री गिफ्ट के तौर पे अपनी गुड्स दे दी, उसके आईटीसी तो आप नहीं ऐसे मिलेगा? नहीं क्लेम कर सकते। नहीं सर, नहीं मिलेगा, उसके आईटीसी आप नहीं ले पाएंगे।
क्योंकि आप कल को एक बिजनेस प्रमोशन के लिए आपने उसको यूज किया, आप उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे ना। ओके। हाँ जी। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 74। सेक्शन 74 क्या बोलता है? फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेस ऑफ फैक्ट्स। यानी अगर कोई भी फ्रॉड के तरीके से आपने आईटीसी, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से अगर समझाऊं तो इसमें क्या था, हमने जो भी गवर्नमेंट को जीएसटी जो है वो पे नहीं किया, हमने प्रोडक्ट्स बेची, गुड्स बेची, ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को क्या किया, गुड सेल की, ठीक है। तो ए ने बी को जीएसटी बिल नहीं दिया, नॉर्मल कोई भी रिसिप्ट पकड़ा दी, और इन्होंने क्या किया, जीएसटी पे नहीं किया, गवर्नमेंट को जीएसटी अवॉइड कर दिया, पे ही नहीं किया। लेकिन कल को क्या हुआ, गवर्नमेंट को वो रिसिप्ट मिल गई, ठीक है जी, रेड हुई, वो रिसिप्ट गवर्नमेंट के हाथ में लगी, डिपार्टमेंट के हाथ में लगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये बी है, यहाँ ए ने कल को जब डिपार्टमेंट के हाथ में लगी तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने ए को क्या बोला कि आप भैया टैक्स दीजिए, जीएसटी पे कीजिए उस बिल के ऊपर। तो ए ने बी को बोला कि भैया टैक्स बर्डन तो तुझे लेना पड़ेगा, गुड्स मैंने तुझे सेल की थी। बी मान गया, बी ने क्या किया, 10,000 का टैक्स बनता था, वो 10,000 का टैक्स ए को पे कर दिया, ए ने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया। तो उसके अंदर क्या था, जो बेसिक ट्रांजेक्शन थी ना वो फ्रॉड से रिलेटेड थी, मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड थी, ठीक है जी। जो बेसिक ट्रांजेक्शन थी दैट वाज रिलेटेड टू फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो 10,000 का बर्डन बाद में बी ने लिया, सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग ए को पे कर दिया और ए ने जीएसटी पे कर दिया। तो यहाँ पे जो 10,000 का आईटीसी है वो बी को नहीं मिलेगा, 10,000 के जो आईटीसी हैं वो बी को नहीं मिलेंगे, बी उसको क्लेम नहीं कर पाएगा। अगर ये बर्डन लेगा तो भी नहीं, अगर ए ने कह दिया कि जी बर्डन तो बी नहीं लिया, आईटीसी आप उसे दे दो, तो भी वो आईटीसी नहीं ले पाएगा। इसी तरीके से सेक्शन 129 और सेक्शन 130 इसके अकॉर्डिंग अगर जो मेन बायर है, बायर उसका टैक्स बर्डन ले ले एक्चुअल में भी, तो भी वो उसके आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किया, या डिटेंशन, सीज और रिलीज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, इससे रिलेटेड कोई आपके पास फैक्ट आया या केस आया, आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, इससे रिलेटेड सेक्शन 130 से रिलेटेड कोई ऐसी फैक्ट सामने आया तो आप उसके आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट ब्लॉक्ड क्रेडिट। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो सेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने कोशिश की कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 से रिलेटेड बता पाऊं। जी, thank you very much, ma'am. I request all members to please ask questions if you have any. So I think members were asking during the session also. So please share your contact details or email ID, whichever you are comfortable to ask any query. If there is any queries related to the session or any other query you want to share with me, this is my Gmail ID, cakavitadhingra@gmail.com, and my contact number is 74045876660. You can ask any query or WhatsApp any query on this number. I will try to answer your all queries. I think sir किसी की कोई query नहीं है फिलहाल, तो we should close the session. Shil Upalji is asking something. हाँ जी. Yeah, Shilvia, you want to ask something? So now I think we may conclude this session. It was a very interactive session. Thank you so much, Sunil sir. Modi is with us, and I think
he got knowledge from this session. Thank you very much for joining, sir. Shri Kavita Dhingra ji delivered this session first time in our Shadra CP Study Circle, or I can say in NIRC region. So thank you very much, ma'am. It's a nice and interactive session and knowledgeable as well. I think all members got a lot from this session. So we will organize such sessions in coming months as well. And our members who want to deliver sessions and want to start this seminars from our Shadra CP Study Circle, we welcome you all. You can represent yourself for the session. We will arrange in coming months. So thank you very much. Thank you very much, ma'am. Thank you all participants. I, on behalf of Shadra Study Circle, thankful for joining this session. I think Mukesh Jain ji has not joined us. And thank you today's session chairman Rahul Saklani ji and today's session moderator CA Navneet Sharma ji and all participants. Thank you very much. We are concluding this. थैंक यू सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फर्स्ट टाइम मुझे शादरा सीपी स्टडी सर्कल से आपने जोड़ा और मुझे ये मौका दिया अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, और मैं चाहूंगी कि आगे भी आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हम तो चाहते हैं कि न्यू मेंबर्स जो सेशन डिलीवर करना चाह रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं और एक नॉलेजेबल सेशन डिलीवर कर सकते हैं, तो वो ज्वाइन करें हमारे शादरा सीपी स्टडी सर्कल को। हम नए मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो सेशन डिलीवर करें। सीए सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं सर, प्लीज। थैंक यू अशोक जी। मैं समझता हूं कि कविता मैडम ने बहुत ही जोरदार तरीके से ये जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस है जीएसटी के और बहुत कंफ्यूजनल सेक्शंस है, लेकिन बहुत आपने बहुत डिटेल्ड में और बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो निश्चित रूप से इससे बेनिफिशियल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच। आप तो सीनियर हैं हमारे, और एज अ सीनियर आपका एक इस तरीके से रिस्पांस पाके मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, वाकई में बहुत बढ़िया सेशन रहा, क्योंकि हमें अभी भी चैट बॉक्स में थैंकफुल मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। सीए राहुल सकलानी जी ने कहा है, मयंक कुमार जी ने, पिंकी गोयल जी, गुरुदास पाई जी, शंकी गोयल जी, विशाल शाह जी, अभिषेक जी भी अपना सेशन डिलीवर करने के बाद जुड़े रहे और आपका सेशन भी उन्होंने लिया है। तो थैंक यू अभिषेक जी। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू मैम। रियली वंडरफुल सेशन, और हम देख सकते हैं सभी मेंबर्स शुरू से जुड़े हुए हैं, और रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंसली इन दिस इवन इलेक्शन टाइम एज वेल। और अशोक भाई स्पेसिफिकली थैंक्स टू यू, आप जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं सारे स्टडी सर्कल को। थैंक यू सुनील सर फॉर बीइंग हियर फॉर 2 hours एंड लिसनिंग बोथ ऑफ अस। थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू। Thank you very much. Thank you very much. I just request to all our Shadra CP Study Circle members that one from us going to represent NIRC very soon. So he is our past deputy convener, CA Sandeep Sharma. So I request you all to please vote for CA Sandeep Sharma in upcoming NIRC Regional Council, so that a representation from our circle will guide us and our members in our future as well. Definitely. Thank you very much. Thank you. जी सर। Thanks.